Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the 32nd lecture of our geography series, and it will be going to the last lecture of Indian physical geography. Earlier we have done almost all the aspects in the physical geography, ranging from the physiography to the climate to the soil to the drainage to the vegetation. And the last lecture is about the natural hazards and disasters in India, right? तो आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि भारत के अंदर नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर्स कौन कौन से हैं, राइट? मतलब कि रिलेटेड टू द जियोलॉजी, रिलेटेड टू द क्लाइमेट, किस किस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स या हैजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। देखो, सबसे पहले हमें तो ये देख ले कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस टॉपिक के। तो हमने कुछ एक लिस्ट डिस्कस करने हैं आज, जो इंडिया में जनरली डिजास्टर मैनेजमेंट में हम देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अर्थक्वेक वन ऑफ द मेजर डिजास्टर होता है। अगर आपको याद होगा भुज अर्थक्वेक ऑफ 2001 या उसके पहले जो मेजर अर्थक्वेक हुए हैं, तो अर्थक्वेक को आप समझ सकते हैं कि हाउ इट इज अ डिजास्टर इन इंडिया एंड व्हाट काइंड ऑफ सिवियरिटी ऑफ द इशू रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। फिर हम देखेंगे लैंडस्लाइड्स को। लैंडस्लाइड्स जनरली आपको हिली एरियाज में मिलते हैं, लो स्केल डिजास्टर होती है, बट समटाइम्स इट कॉजेज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट डिजास्टर होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम बात करेंगे सुनामी की। सुनामी इज ऑल्सो समवे एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक इटसेल्फ, लेकिन ये रिलेटेड टू द ओशन वेव्स होती है। सुनामी की अगर बात करें तो 2004 की जो सुनामी है, यू कैन अंडरस्टैंड द सीवियरिटी और ग्रेविटी ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजास्टर। फिर हम बात करेंगे साइक्लोन्स की। ये हर साल का एक डिजास्टर हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। लास्ट ईयर में आपको साइक्लोन अम्फन था। अर्लियर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट ओवर द टाइम वी हैव मेक आवरसेल्फ कैपेबल to think or to manage such kind of disasters. तो अब हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लेते हैं थ्रू द सैटेलाइट इमेजेस। फिर हम देखेंगे एक क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। क्लाउड बर्स्ट इंडिया में होता है ज्यादातर हिली एरियाज में या कभी कभी प्लेन एरियाज में भी होता है। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये एक मीटियोरोलॉजिकल फिनोमेना होता है। क्या क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, ये सब चीजें हम क्लाउड बर्स्ट में देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंडिया में फ्लड के बारे में। Flood is a major, disaster in our country. There are so many areas where flood is a very regular phenomena, regular disaster. हर साल लगभग आते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन्स इंडिया में हैं। क्यों आते हैं, कितने तरह का फ्लड होता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसके टाइप हैं, ये सारी चीजें हम फ्लड के अंदर देखेंगे। और लास्टली कैसे इसको हम मैनेज करना चाहिए हमें, राइट? फिर हम देखेंगे ड्रॉट्स। ड्रॉट्स इज अनदर फेनोमेना रिलेटेड टू द फ्लड, और यू कैन कॉल अपोजिट टू फ्लड। ये एक्सेस वाटर हो जाता है, ये डेफिशिएंट ऑफ वाटर हो जाता है। तो ड्रॉट के बारे में देखेंगे। इंडिया में कई सारे रीजन्स हैं जो ड्रॉट प्रोन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। और फिर हमारा होता है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आजकल धीरे धीरे एज ए इन्वायरमेंटल डिजास्टर हम देखने लगे हैं, राइट? पहले हम इसे डिजास्टर के रूप में नहीं देखते थे, बट considering the frequency and intensity of the forest fire in our country, now we are considering it as a emerging disaster in our country. तो ये हम जनरली डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, क्योंकि जब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम बात करेंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड, टाइप ऑफ वेजिटेशन से रिलेटेड, तो वहां हम फॉरेस्ट फायर के बारे में भी देखेंगे कि क्या कारण है, क्यों है, ये सारी चीजें। एंड आज हम ये सारे जितने भी हमारे डिजास्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा पहला होगा डिस्कशन का टॉपिक, वो होगा कंसेप्ट ऑफ हजार्ड और डिजास्टर। ये हजार्ड और डिजास्टर दो टर्म हम यहां यूज करते हैं, नेचुरल हैजर्ड और नेचुरल डिजास्टर। इन दोनों टर्म्स में क्या फर्क है, कितने तरह का होते हैं हैजर्ड्स, ये सब चीजें हम सबसे पहले एक हमें ब्रीफ जानकारी होनी जरूरी है इनके बारे में। देखो, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड डिजास्टर। हैजर्ड्स का मतलब होता है रिस्क। कोई भी नेचुरल फेनोमेना जिससे कि कहीं से किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व हो, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? वेदर इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ, किसी भी तरह का रिस्क हो तो उसे हम हैजर्ड बोलते हैं। वो सारे फेनोमेना को हैजर्ड बोलते हैं जिसके थ्रू रिस्क हो।
नेचुरल फेनोमेना है तो नेचुरल हैजार्ड, मैनमेड फना हो तो मैनमेड फेनोमेना हो तो मैनमेड हैजार्ड। और ये हैजार्ड और डिजास्टर में एक फर्क होता है। जब हैजार्ड जो है जब तक एक रिस्क के फॉर्म में होता है, अभी तक ये जो है एक्चुअल में ऑकरेंस इसका नहीं हुआ है, तब तक इसे हैजार्ड बोलते हैं। जब ये किसी कारण से ऑकर फेनोमेनल, इसके फेनोमेना के रूप में ये ऑकर करता है और उसके वजह से हम मैनेज नहीं कर पाए और उसकी वजह से हमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गई, देन इट बिकम्स अ डिजास्टर। तो अर्थक्वेक इज ए हैजार्ड, इट बिकम्स डिजास्टर व्हेन इट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। समझ आ रही बात है? हैजार्ड और डिजास्टर में हमें हैजार्ड से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हम हैजार्ड को रोक सकते हैं, लेकिन हमें डिजास्टर को रोकनी होती है, राइट? अर्थक्वेक आने से आप नहीं रोक सकते हो बिकॉज दिस इज ए नेचुरल फेनोमेना। सुनामी आने से आप नहीं रोक सकते हो, दिस इज ए नेचुरल फेनोमेना। तो ये सब हैजार्ड्स में आते हैं। डिजास्टर ये तब होते हैं जब इनकी वजह से देयर इज अ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना होता है? इसको मैनेज करके डिजास्टर को मिटिगेट करना होता है, इसे रोकना होता है। समझ आ रही बात है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्चुअली व्हाट वी डू और वी मैनेज द हैजार्ड्स। हम देखते हैं कि कौन कौन से हैजार्ड्स हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको रोकना चाहिए, कैसे मिनिमाइज करना चाहिए, कैसे रिलीफ मेजर्स देना चाहिए, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। ऑल कम्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ आ रही बात है? तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम वहां पे हैजार्ड की बात करते हैं, डिजास्टर की बात हम करते हैं पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो एरिया ऑफ डिस्कशन होगा इस लेक्चर में, वो नेचुरल हैजार्ड्स के बारे में होगा रादर देन नेचुरल डिजास्टर्स। समझ आ रही बात है? वैसे ये दोनों मिलते जुलते चीजें हैं, लेकिन एक बेसिक फंडा फर्क आपको पता होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इंडिया में क्यों आता है, किन किन रीजन्स में आता है, किस रीजन्स में किस कारण से आता है, ये सारी चीजें हम नेचुरल हैजार्ड्स में पढ़ेंगे। डिजास्टर जब बात आती है तब हम उसको मैनेजमेंट की, उसको मिनिमाइजेशन ऑफ इट्स इंपैक्ट की बात करने लगते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हो जाती है। तो वन बाय वन हम सारे हैजार्ड्स को डिस्कस करेंगे इंडिया में जितने तरह के होते हैं। अब इंडिया में आप नेचुरल हैजार्ड्स को अगर डिस्कस करोगे, हैजार्ड्स को, तो आप इनको दो भागों में बांट सकते हो, राइट? ऑल द नेचुरल हैजार्ड्स इनको आप बेसिकली दो भागों में बांट सकते हो। एक होता है जियोलॉजिकल हैजार्ड्स और दूसरा होता है मीटियोरोलॉजिकल हैजार्ड्स। जियोलॉजिकल हैजार्ड्स एंड मीटियोरोलॉजिकल हैजार्ड्स। जियोलॉजिकल हैजार्ड्स में मेनली आते हैं अर्थक्वेक, राइट, वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। These are the most common geological natural hazards, right? इंडिया के केस में ये वोल्केनिज्म इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया में वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं अभी, एज ऑफ नाउ। क्यों नहीं होते हैं ये हमने वोल्केनिज्म के चैप्टर में भी देखा था, ये हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के चैप्टर में भी देखा था, ये हमने हिमालयन फॉर्मेशन के वाले भी लेक्चर में देखा था कि क्यों इंडिया में वोल्केनिज्म नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है कि इंडिया जो है, जो इंडियन प्लेट है, जो कोलाइड किया यूरेशियन प्लेट से, तो इन दैट प्रोसेस द टेथियन क्रस्ट, द टेथियन लिथोस्फीयर हैज ऑलरेडी सबडक्टेड एंड सबज्यूम्ड, राइट? तो अब हमारा जो इंडियन प्लेट है ये एक पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया है, नॉन सबडक्टिंग। तो जिसकी वजह से अब प्लेट मेल्ट नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो वोल्केनिक इरप्शंस। और अगर टेथियन प्लेट का कुछ हिस्सा अगर वहां पे मेल्ट होकर वोल्केनिक इरप्शन होने की कोशिश भी कर रहा होगा, तो उसके ऊपर एक बड़ा सा मैसिव हिमालयन रेंज जो है खड़ा है, तो इट विल नॉट अलाउ द इरप्शन ऑफ वोल्केनिज्म। तो इसलिए वोल्केनिज्म इज नॉट सिग्निफिकेंट नेचुरल हैजार्ड इन केस ऑफ इंडिया। तो हमारे लिए कौन कौन से मेजर नेचुरल हैजार्ड्स हैं? अभी अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स है और सुनामी है। तो हम इन तीन चीजों को
हम जियोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड्स के अंदर देखेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड्स की। जियोलॉजिकल का मतलब समझ गए, जो भी अर्थ के अंदर जो फोर्सेस हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, उनकी वजह से जो हो रहा है वो जियोलॉजिकल आ जाएगा। राइट? तो ये मोस्टली एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ये आ रहे हैं। इनफैक्ट एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस आर आल्सो इन्वॉल्व, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड्स, लेकिन मेजर जियोलॉजिकल जो है एंडोजेनेटिक फोर्स से होते हैं। फिर हम बात करते हैं आपको मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड्स को। मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड्स रिलेटेड टू व्हाट? मेटेरोलॉजी, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी हमारे नेचुरल हैजार्ड्स होंगे वो मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड्स कहलाएंगे, वेदर एंड क्लाइमेट से। जैसे कि आपको साइक्लोन्स, साइक्लोन्स क्या हो जाएंगे? ये मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंदर आ जाएंगे। राइट? उसी तरह से हमारा हो सकता है ये क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, ये भी हमारा मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड से रिलेटेड आ जाएगा। ऊपर से हमारा हो सकता है फ्लड, फ्लड, ये भी हमारा मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद आ सकते हैं हमारे ड्रॉट, ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट। ठीक, तो हमारे साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट, फ्लड और ड्रॉट, ये चार चीज हमारे आएंगे मेटेरोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर। तो दिस इज द नेचुरल हैजार्ड्स, जियोलॉजिकल एंड मेटेरोलॉजिकल। क्लियर है? अब वन बाय वन हम जो है हैजार्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनके कारण, उनके इंपैक्ट, उनका कॉन्सिक्वेंसेस, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट विद द अर्थक्वेक इन इंडिया। राइट? इंडिया का जो 54% ऑफ द एरिया है दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक। पूरे इंडिया का 54% हिस्सा अर्थक्वेक के प्रोन है। सम ऑफ देम आर हाईली प्रोन, some of them are moderately prone, some of them are very low intensity earthquake prone. इनको हम इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं कि ये जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा हजार्डस रीजन है, ये मॉडरेटली है, ये जो है लो हजार्डस है। इस तरीके से हम बांट सकते हैं, मगर टोटल देखेंगे तो 54% हमारे एरिया आ जाएंगे। अब मेजर कॉजेस क्या है इंडिया में अर्थक्वेक के? कौन कौन से कारण से इंडिया में अर्थक्वेक आते हैं? अब अर्थक्वेक का कारण देखोगे तो बहुत सारे हैं। हमने अर्थक्वेक के चैप्टर में वोल्केनिज्म को भी बोला था कि एक कारण है अर्थक्वेक का, लेकिन यहां इंडिया के केस में हम इसको बात नहीं करेंगे। इंडिया के केस में जो है, जो मेजर कारण है वो है जैसे कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट्स। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड हो गई, यहां पे प्लेट कन्वर्जेंस आ गया। तो इस तरह के अर्थक्वेक को हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक देखे थे। तो टेक्टोनिक कारण जो है एक मेजर कारण है इंडिया में अर्थक्वेक का, यूरेशियन और इंडियन प्लेट का कन्वर्जेंस। अब यूरेशियन और इंडियन प्लेट कन्वर्ज कहां कर रहा है? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। तो जो भी नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में अर्थक्वेक आ रहे हैं, आफ्टर द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, अबव जम्मू एंड कश्मीर, इंटायर उत्तराखंड, इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ये सब जो है कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट्स के वजह से आ रहे हैं। राइट? अब यहां जो है कुछ पर्टिकुलर जोन्स हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालयाज किया था तो उसमें हमने कुछ फॉल्ट लाइंस को डिस्कस किया था, जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट दैट इज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज, दैट इज ए हाईली सेंसिटिव टू अर्थक्वेक। फिर हमने बात किया था मेन बाउंड्री फॉल्ट और एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, विच इज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, वो भी अर्थक्वेक प्रोन होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेंसिटिव फॉल्ट लाइन इज द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF, जो कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स और शिवालिक के बीच में है। इनफैक्ट शिवालिक उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग फोल्डेड है। तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि देयर इज स्टिल गोइंग ऑन अपलिफ्टमेंट, गोइंग ऑन, कंप्रेशन गोइंग ऑन। तो इसकी वजह से वो अर्थक्वेक जो है उस पूरे रीजन्स में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती है। दैट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। फिर दूसरा कारण है ओल्ड फॉल्ट लाइंस। अब जैसे मैंने बताया है कि अर्लियर, बहुत पहले जो है सो मेनी कन्वर्जेंस, फॉल्टिंग, ये सब हुआ है इस इंडियन पेनिनसुला में। राइट? तो इंडियन पेनिनसुला के ओवर या फिर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के ऊपर, नॉर्दर्न प्लेन इंडियन के नीचे, नॉट ऊपर, सो मेनी ओल्ड फॉल्ट लाइंस आर देयर, जिसको हम कई बार समझते हैं कि ये अब पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। राइट?
ओल्ड फॉल्ट लाइंस हो गया, नाउ वी डोंट हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दिस, बट ऐसा नहीं है। कई बार हमारे ओल्ड फॉल्ट लाइंस जो है एक्टिव हो जाते हैं, और उनके एक्टिव हो जाने की वजह से एक बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाता है। जैसे भुज का जो फॉल्ट लाइन है, अल्लाह बंद फॉल्ट लाइन है, ये सब जो कच्छ रीजन्स में, भुज रीजन्स में जो फॉल्ट लाइंस है, ये लोग ओल्ड फॉल्ट लाइंस हैं जो एक्टिव होकर अर्थक्वेक क्रिएट करते हैं। तो ये जो फॉल्ट लाइंस हैं जहां पे कि कुछ कंप्रेशन की वजह से वहां के रॉक्स फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं, तो देयर वी गेट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेजर रॉक्स एंड दैट कॉजेस द अर्थक्वेक ओवर द अर्थ सरफेस। तो ओल्ड फॉल्ट लाइंस आर मेजर रीजंस। फिर हम बात करेंगे लोकल फॉल्ट लाइंस। ये सब जनरली मेजर फॉल्ट लाइंस होते हैं, लार्ज एरिया में बड़े अर्थक्वेक को क्रिएट करते हैं। फिर हमारे लोकल फॉल्ट लाइंस भी होते हैं। लोकल फॉल्ट लाइंस की वजह से भी कई सारे अर्थक्वेक होते हैं। जैसे ये दिल्ली में अर्थक्वेक होते हैं, यहां पे लोकल फॉल्ट लाइंस हैं, सोनीपत के पास, ये सब नीचे में। तो ये लोकल फॉल्ट लाइंस जो है लो स्केल, लोअर लेवल पे अर्थक्वेक क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी आपको फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक जो है दिल्ली में देखने को मिला है, इट इज बिकॉज ऑफ द लोकल फॉल्ट लाइंस। ये अक्सर जो है यहां पे डिस्प्लेसमेंट चलता रहता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हो गए आपको 3 कारण। फिर आपको आएगा लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स की वजह से भी अर्थक्वेक आता है, क्योंकि अगर कोई लार्ज मास ऑफ रॉक अगर स्लाइड होता है, तो वो जिस तरीके का एक फोर्स क्रिएट करता है, थ्रस्ट क्रिएट करता है अर्थ सरफेस, दैट कैन ऑल्सो इंस्टिगेट अर्थक्वेक। वो भी जो है अर्थक्वेक को क्रिएट कर सकता है, राइट। या लैंडस्लाइड्स की वजह से जो लोड जो है डिफरेंस होता है इस माउंटेन के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह, दैट कॉजेस द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। दैट आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट समटाइम्स कॉजेस द अर्थक्वेक। तो लैंडस्लाइड भी एक कारण होता है अर्थक्वेक का। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जिसको हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो है उन रीजन्स में भी अर्थक्वेक ला देते हैं जिन रीजन्स को हम समझते हैं कि दिस इज द लीस्ट प्रोन, मतलब यहां अर्थक्वेक तो आना ही नहीं चाहिए, वहां भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल दैट यू हैव इज द कोयना अर्थक्वेक। कोयना अर्थक्वेक ऑफ 1967 was because of a large dam, large reservoir that creates pressure inside the earth surface and that triggered the earthquake. तो कोयना अर्थक्वेक was because of the what? Reservoir। तो उसको बोलते हैं reservoir induced seismicity, RIS। तो ये सब जो रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी होती है, माइनिंग इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी होती है, ये सारी चीजें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो दीज आर द वेरियस मेजर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो इसमें हम वोल्केनिक इरप्शंस को भी ऐड कर देते हैं, लेकिन वोल्केनिक इरप्शंस हमारे इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया में वोल्केनिक इरप्शंस होते ही नहीं है। तो दैट आर द मेजर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। अब हम बात करते हैं जोन्स ऑफ अर्थक्वेक। इंडिया को 4 जोन्स में बांटे गए हैं। अर्लियर 5 जोन्स में बांटे गए थे, लेकिन अब जो है इसको 4 जोन्स कर दिए गए हैं। इनफैक्ट जोन 2 और जोन 1 को मिला दिया गया है, राइट। तो जो जोन 5 है वो वेरी सीवियर इंटेंसिटी जोन है, जोन 4 है सीवियर इंटेंसिटी जोन है, जोन 3 है वो मॉडरेट इंटेंसिटी जोन है, और जोन 2 है वो लो इंटेंसिटी जोन है। तो ये जो जोन है इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, कि कौन कौन से किस स्केल का यहां पे अर्थक्वेक आ सकता है, एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक यहां आ सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रॉक्स देयर, द नेचर ऑफ द जियोलॉजी देयर। जैसे कहीं पे फॉल्ट लाइन होगा, एक्टिव फॉल्ट लाइन होगा, तो वहां जो है मेजर अर्थक्वेक आ सकता है, फ्रीक्वेंटली आ सकता है। तो ऐसे रीजन्स को हम जोन 5 में रख देते हैं। जैसे इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है जोन 5 में आता है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में कश्मीर वैली, ये जोन 5 में आता है, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अर्थक्वेक की दोनों काफी हाई होती है। तो जोन 5 में मैंने क्या क्या बोला? इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है, कश्मीर रीजन खासकर, वो इसमें आता है। उत्तरांचल हो जाता है आपका, रन ऑफ कच्छ हो जाता है, जो भुज और कच्छ वाला एरिया है गुजरात का, वहां जो है वो ओल्ड फॉल्ट लाइंस एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से अक्सर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहता है। कई बार मैसिव अर्थक्वेक भी आता है, 2001 में जैसे अर्थक्वेक आया है। भुज में पहले भी बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। नॉर्थ बिहार का रीजन्स जो है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जैसे इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोल रहा हूं, तो अंडमान एंड निकोबार तो आपको कंसीडर कर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रोसेस से इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बना हुआ है, वही प्रोसेस अंडमान एंड निकोबार को भी फॉर्म किया है।
तो इस तरह से अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो कम्स अंडर द जोन 5 सिस्मिसिटी। ठीक, फिर हम जोन 4 की बात करते हैं। जितने भी जोन 4 रीजन हैं वो जोन 5 रीजन्स के पेरिफेरल पार्ट हैं, यानी जोन 5 जहां पे है उसके आसपास के जो रीजन होंगे वो जोन 4 में आ जाएंगे, क्योंकि जोन 5 में जब अर्थक्वेक आएगा एपिसेंटर तो दैट विल इंपैक्ट द जोन 4 आल्सो। तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगा वो जोन 4 में आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये सब जो है बिहार, वेस्ट बंगाल, सब जोन 4 में आते हैं, राइट। तो दे आर द जोन 4। कुछ महाराष्ट्र के भी पार्ट आ जाते हैं या वेस्ट कोस्ट और राजस्थान के भी। फिर हम जोन 3 देखते हैं, राइट। जोन 3 मॉडरेट होता है, मतलब काफी टाइम इंटरवल बाद अर्थक्वेक आता है और बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक नहीं होता है। जैसे गोवा हो गया, केरला हो गया, लक्षद्वीप हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया। इसमें आपको जो है ये लोग जो है ज्यादातर आपको जो जगह मिलेंगे यहां पे, ये किसके पार्ट मिलेंगे? पेनिनसुलर रीजन के पार्ट मिलेंगे। किसके पार्ट मिलेंगे? पेनिनसुलर रीजन के। वाई? क्योंकि पेनिनसुला इज द मोस्ट स्टेबल ब्लॉक। पेनिनसुला जो है सबसे पुराना, सबसे स्टेबल ब्लॉक है, किसी तरह की हलचल उसके अंदर नहीं हो रही है, वहां पे फॉल्ट लाइंस ज्यादा नहीं है, एक्टिव फॉल्ट लाइन, तो इसकी वजह से ये जोन 3 में आ जाते हैं। और लास्ट जो हमारा जोन होता है वो जोन 2, जो जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में नहीं है, वो जोन 2 में आ जाएंगे। पहले जोन 2 और जोन 1 भी हम अलग अलग हमने बांट रखा था, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि ये रीजन्स और वो रीजन्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं थे, इसीलिए इसको हमने जोन 2 में दोनों को मिला दिया, जोन 1 जोन 2। और ये लिस्ट जो होते हैं वो प्रोन होते हैं। समझ आ रही है बातें? तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थक्वेक इन इंडिया। क्यों होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मेजर होता है इसके अंदर, राइट। अब इस पिक्चर से आप देख सकते हो कि जोन 5 जो होता है वेरी सीवियर होता है। किस रीजन्स में आता है? ये सब रीजन्स जो आपको जोन 5 वाले रीजन्स है, पूरा इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, ये आपको कश्मीर वैली, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। ये जो पिंक वाला सेक्शन है ये वेरी सीवियर के लिए है। फिर आपका जो ये ग्रीन वाला सेक्शन है ये सीवियर का है। ग्रीन वाला सेक्शन किस के लिए? सीवियर के लिए है, राइट। ये पूरा जो इसके देख लो कि जो भी पिंक वाला है उसके पेरिफेरल पार्ट सब ग्रीन में आ रहे हैं। ये ग्रीन जो है ये पिंक का पेरिफेरी है, ये तीनों पिंक के आसपास ये ग्रीन हो गया, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो सीवियर के स्केल में आ जाएगा। फिर मॉडरेट स्केल में ये ब्लू वाला पार्ट आपका आ जाएगा, सॉरी येलो वाला पार्ट, ये मॉडरेट स्केल में आ जाएगा। और मेजर पार्ट जो ये ब्लू वाला है, जो एकदम स्टेबल रीजन है, ये आपका हो जाएगा क्या? आपका जोन 2, मतलब लोएस्ट जोन के हो जाएंगे ब्लू वाले पार्ट, राइट। ये येलो वाला जो है आपका जोन 3 मॉडरेट स्केल में आ जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, राइट। I hope you got the distribution of the various seismic zones in our country, various seismic areas which are active in our country, right? अब बात करते हैं लैंडस्लाइड्स इन इंडिया की। This was all about the earthquake. क्यों होता है, क्या कारण होता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अर्थक्वेक के बारे में था। अब हम लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं। लैंडस्लाइड्स में हमने अर्थक्वेक में देखा था कि लैंडस्लाइड्स वाज अ कॉज ऑफ अर्थक्वेक, राइट। तो यहां भी देखेंगे कि लैंडस्लाइड जो होता है नॉट ओनली अ कॉज ऑफ अर्थक्वेक, कई बार लैंडस्लाइड इज अ कंसीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक आल्सो। अर्थक्वेक के कंसीक्वेंस भी कई बार हमें लैंडस्लाइड्स होते हैं, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं। तो दे आर हैविंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लैंडस्लाइड्स होता क्या है? हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जब करना स्टार्ट किया जियोमॉर्फोलॉजी में, तो फर्स्ट डे हमने जो किया था वो वेदरिंग एंड मास मूवमेंट किया था, तो उसमें हमने इस लैंडस्लाइड्स के बारे में बताया था। तो लैंडस्लाइड्स होता ही है एक ग्रेविटेशनल मूवमेंट, यानी हिल स्लोप्स पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ रॉक्स, राइट, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। तो मूवमेंट ऑफ रॉक्स किस कारण से होगा? फेलियर ऑफ द स्लोप फेलियर की वजह से मेनली होगा। जब कोई बड़ा रॉक उस वहां पे टिक नहीं पा रहा है, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द फ्रिक्शनल ड्रैग बिटवीन द रॉक एंड द स्लोप, देन देयर विल बी अ लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड्स कई कारणों से होते हैं। कई बार अर्थक्वेक की वजह से जो बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, राइट। अर्थक्वेक में भी ए कॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। कई बार हेवी रेनफॉल की वजह से जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो स्लिपरी हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डोमिनेट कर जाता है और लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये कारण है। तो लैंडस्लाइड के लिए आपको चाहिए कि ग्रेविटेशनल इंपैक्ट शुड बी ग्रेटर देन क्या? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल मतलब कि एक स्लोप पे जो कोई बड़ा रॉक है वो टिका हुआ है, राइट, तो वो जो है फ्रिक्शन की वजह से टिका हुआ है। अगर इसके बीच में किसी तरह का डिसबैलेंस होगा तो लैंडस्लाइड होगी। तो एक अर्थक्वेक कारण होता है लैंडस्लाइड का सबसे बड़ा।
इसीलिए आप देखोगे माउंटेनियस रीजन जो है, हिमालयन रीजन, ये सारी जगह जो है अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा आते हैं। फिर हमारा एक रेनफॉल एंड स्नोफॉल भी होता है। स्नोफॉल की वजह से क्यों होता है कि स्नोफॉल की वजह से मेल्ट जब करते हैं स्नो, तो वो धीरे 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 रॉक पोर्स में जाके रॉक्स को स्वेल करते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स जो है इनका जो कांटेक्ट होता है स्लोप के साथ वो स्लिपरी हो जाता है। या कई बार स्नोफॉल की वजह से हेवी लोड पड़ जाता है रॉक्स पे, जिसकी वजह से वो फिसल जाते हैं, राइट। तो स्नोफॉल इज अ कॉज, एंड रेनफॉल तो आपको पता ही है, रेनफॉल क्रिएट्स ए वेरी स्लिपरी सरफेस, वेरी स्लिपरी कॉन्टैक्ट बिटवीन द रॉक एंड द स्लोप, तो जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है जो उसको बैलेंस करके रखता है वो कम हो जाता है। फिर माइनिंग, क्वेरिंग एंड रोड कटिंग के कारण भी होता है। माइनिंग क्वेरिंग की वजह से कई बार क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो काफी फ्रेजाइल हो जाते हैं, जो माउंटेनियस रीजन में खासकर, तो वहां पे माइनिंग, क्वेरिंग या रोड कटिंग हम करते हैं तो धीरे धीरे हम रॉक्स को वीक कर रहे हैं, तो उनका जो एक दूसरे से एफिनिटी है वो कम हो जाती है, जिससे कि लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इसलिए ये जो है मैनमेड कॉज होता है। फिर डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेड जो स्लोप होता है वो क्या करता है कि रॉक्स को होल्ड करके रखता है। द रूट्स ऑफ द लार्ज ट्रीज एंड प्लांट्स दे होल्ड द रॉक्स, एंड वंस यू हैव फॉरेस्टेड तो दो चीज होगा, एक तो कि जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाएगी जो प्लांट्स की वजह से होता है, दूसरी चीज होगी कि जब बारिश होगी तो जो जो पानी बहती है स्लोप्स पे वो स्पीड हो जाएगा, उसकी स्पीड अप हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आपको लैंडस्लाइड्स हो सकती है। तो दोनों ही कारण से डिफॉरेस्टेशन इज कॉजिंग द रीजन लैंडस्लाइड प्रोन। फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में भी वही चीज हो रहा है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो सेम द डिफॉरेस्टेशन का जो कारण है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का होता है। और फिर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन मतलब कि हिल स्टेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हिल स्टेशंस में क्या होता है कि होटल्स बना दिए हो, सो मेनी मतलब आपको रेसिडेंसेस, मार्केट्स, इसकी वजह से जो है हेवी लोड हो गया है माउंटेन स्लोप्स पे, जिसकी वजह से कि लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन आवर कंट्री, ठीक। फिर हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स। क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं लैंडस्लाइड्स के? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है लैंडस्लाइड से, कई बार जो है पूरा देयर इज अ डिसबैलेंस ओवर द स्लोप्स, राइट। तो इसकी वजह से कई बार रिवर्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कई बार इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स की वजह से आपको फॉरेस्ट को भी हार्म पहुंचता है। तो दीज आर द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाती है लैंडस्लाइड्स की वजह से। डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्सेस, रिवर कहीं जा रही है, अगर इसके बीच में कोई बड़ा सा एक रॉक आके बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर दे स्लाइड होके माउंटेन से, तो रिवर क्या होगा, कोर्स अपना चेंज कर देगी, जिसकी वजह से जो उसके डाउन स्ट्रीम रीजन है वहां पे फ्लडिंग हो जाएगा। रोड ब्लॉक्स हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस हो जाती है, चैनल ब्लॉकिंग हो जाती है। ये सारी चीजें जो होती है, हमारी जो कॉमर्स और ट्रेड होती है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है, एडवर्सली अफेक्टेड हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन होती है हिल्स के उस पार और इस पार से, तो उससे जो है वो ब्लॉक हो जाती है। एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाती है डायरेक्टली, कई बार लोग दब जाते हैं, कई बार क्या होता है कि फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाती है। तो एनीवे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समटाइम्स लैंडस्लाइड्स कॉजेज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये हमारे मेजर इंपैक्ट्स हो जाते हैं लैंडस्लाइड्स के। अब लैंडस्लाइड्स को भी हम जोन्स में बांटे हुए हैं, लैंडस्लाइड्स का भी हमने जोन में बांट रखा है अकॉर्डिंग टू देयर स्केल ऑफ हैजार्ड, इंटेंसिटी ऑफ हैजार्ड। इंटेंसिटी के हिसाब से हमने इनको 4 जोन में बांटा है। जैसे वेरी हाई हैजार्ड, कौन कौन से रीजन में जो है लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ये मेजरली आपको कश्मीर वैली में मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में मिलेगा, जैसे नागालैंड, मिजोरम, सदर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्वांचल हिल्स में आपको लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। कारण क्या है, हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्टीप स्लोप्स ऑफ हिल्स है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, और वहां पे सेडिमेंट्री रॉक का ज्यादा, फ्रेजाइल सेडिमेंट्री रॉक के माउंटेन्स बने हुए हैं। दैट्स व्हाई लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन इन दिस रीजन, वेरी हाई हैजार्ड, हेवी रेनफॉल वाला ये रीजन है। कश्मीर वैली का कारण कुछ और है, कश्मीर वैली का कारण मेनली है एक तो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा अर्थक्वेक वहां पे आती है, और दूसरी चीज है कि बहुत ही नैरो वैली है, नैरो वैली है, तो दोनों साइड जो माउंटेन्स हैं वो काफी स्टिप हैं, तो इसकी वजह से रेनफॉल इज नॉट कॉज हियर, क्योंकि कश्मीर वैली में बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता, ठीक। तो ये हमारा नागालैंड, मिजोरम, सदर्न पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे रेनफॉल भी कारण है, अर्थक्वेक भी कारण है, दोनों कारण से ये बहुत हाई हैजार्ड रेंज में आता है। नेक्स्ट है ये वेरी हाई, दिस इज हाई,
जोन 2 जो है हाई हजार्ड में आएगा, जिसमें कि आपको पीर पंजाल आ जाएगा, कुमाऊं हिमालयाज आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये सारे रीजन्स देखो, ये दोनों हिली रीजन्स मेनली है। लैंडस्लाइड्स जो है ऑफ कोर्स हिली रीजन्स कहीं होगा, क्योंकि वो तो स्लोप कहां होगा, जहां हिल्स एंड माउंटेन्स होंगे, प्लेन एरियाज में तो लैंडस्लाइड नहीं होगा। तो ये सारी चीजें होंगे। फिर हमारा मॉडरेट हजार्ड आता है। मॉडरेट हजार्ड आपको ज्यादातर इंटायर वेस्टर्न घाट कम्स अंडर द मॉडरेट जोन ऑफ लैंडस्लाइड हैजार्ड। इसमें आपको मेघालय भी आता है, नीलगिरी हिल्स भी आता है, रीजन्स ऑफ जम्मू भी आता है। तो इन सब रीजन्स में आपको वेस्टर्न घाट में क्या कारण है, क्यों इतना लैंडस्लाइड्स आता है? इसका कारण है हेवी रेनफॉल, पर्टिकुलरली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। जो लैंडस्लाइड्स मोस्टली आते हैं वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो कि स्टिप स्लोप है उधर, क्योंकि उधर ब्लॉकिंग है, उधर अरेबियन सी सबडक्ट हो गया, जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन की तरफ उठ चुका है वेस्ट साइड में। और दूसरा हेवी रेनफॉल। तो हेवी रेनफॉल एंड हाई स्टिप स्लोप दोनों ही कारण है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के। समझ में आ रही बात है? तो ये मेन कारण है यहाँ पे। प्लस डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज क्रिएटिंग द बैकग्राउंड ऑफ द लैंडस्लाइड्स। वो और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं लैंडस्लाइड को। तो ये हो गया। अब जोन 4 में लो हजार्ड्स, जो ट्रांस हिमालयन रीजन्स हैं, त्रिपुरा वाला रीजन्स है, ये लो हजार्ड वाले रीजन्स हैं, राइट। ट्रांस हिमालयन यानी कि ग्रेटर हिमालय से नॉर्थ। तो वो वाली जो रीजन्स हैं वो मेनली जो है कोल्ड डेजर्ट रीजन्स हैं, वहां के जो रॉक्स हैं वो हाईली हार्ड हैं, राइट। तो इसकी वजह से जो है ये लो हजार्ड रीजन्स में आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लैंडस्लाइड जोन्स इन इंडिया। 4 जोन में हम लैंडस्लाइड्स को भी बांट सकते हैं इंडिया में। फिर हमारा आता है एक पिक्चर, देख लो आप इसमें, ये इंडिया का पिक्चर है। वेरी हाई हजार्ड जो है ये रेड वाला पार्ट है। ये हो गया कश्मीर की वैली, ये हो गई आपकी, ये सब वेरी हाई हजार्ड्स वाले रीजन है, राइट। फिर हमारा हाई हजार्ड वाला रीजन होगा, ये आपका ऑरेंज साइड वाला होगा, अरुणाचल प्रदेश, ये पीर पंजाल रीजन, ये सब चीजें होंगी। फिर हमारा मॉडरेट या मॉडरेटली हाई हजार्ड होता है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, राइट। फिर लो हजार्ड आता है, हमारा येलो वाला पार्ट है। तो इन दैट वे, और जो वेरी लो भी एक आप बोल सकते हो, जहां पे कि बिल्कुल नहीं आता, रेस्ट ऑफ द इंडिया। अब जैसे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, वहां पे तो कोई चांस ही नहीं है आने का लैंडस्लाइड, तो उसको वेरी लो में रख लेते हैं। अदरवाइज वेरी लो इज नॉट एनी काइंड ऑफ, यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो 4 ही क्राइटेरिया में होते हैं, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट और लो हजार्ड। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द जोन ऑफ लैंडस्लाइड्स। क्लियर है? पक्की बात। अब हम बात करते हैं सुनामी की। सुनामी क्या है? सुनामी इज अ जापानीज टर्म। पहली चीज, टी से स्टार्ट हो रहा है। सुनामी एक तरह का सीवेव्स है। सुनामी की बातें हमने सीवेव्स के टाइम में नहीं करी। कारण क्या था कि when we talk about the sea waves, we talk about the common sea waves that we feel, that we see while sitting over the beaches, right? जब हमने कोस्टल इरोजन की बात करी तब भी हमने सी वेव्स की बात किया, मगर सुनामी की बात नहीं करी, क्योंकि वो जो सी वेव्स हैं दे आर कंस्ट्रक्टिव सी वेव्स। ये जो सी वेव्स है दिस इज डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स। ये जो है एक तरह का हैजार्ड है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस में होता है अराइज। वो सी वेव्स जो है नॉर्मल कंडीशंस में चलते हैं। सो देयर इज अ एंटायर डिफरेंट स्टोरी फॉर द सुनामी। बट बाय नेचर अगर हम देखें, बाय कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सी वेव्स, अ लार्ज सी वेव्स हैविंग वेरी हाई एम्पलीट्यूड, राइट, बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो सुनामी इज अ सीरीज ऑफ सी वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और अंडर सी वोल्केनिक इरप्शंस। अर्थ के अंदर, ओशन के अंदर बॉटम पे किसी तरह का अर्थक्वेक आया या वोल्केनिक इरप्शंस आया ऑफ हाई इंटेंसिटी, राइट, तो इसमें सुनामी जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? तो देखो, ये सपोज मान लो ओशन है, यहां अगर कोई, इसका जो है ये सरफेस है, इधर अगर कोई अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो इस अर्थक्वेक जनरेट होने की वजह से जो वेव्स होते हैं अर्थक्वेक के, ये कई बार इस पूरे वाटर के रीजन को दे वॉट डिस्प्लेस। तो ये पूरा वाटर का कॉलम फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम जब डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहां एक स्वेल क्रिएट होगा, और ये स्वेल जैसे जैसे कोस्ट के पास जाएगा बढ़ता चला जाएगा। एंड वंस इट रीचेस द कोस्ट, इट विल बी ऑफ ए हाइट ऑफ 5 मीटर, 10 मीटर, एंड दैट कैन कॉज ए डिजास्टरस इफेक्ट ओवर द कोस्ट। बहुत इंटीरियर तक पानी जो है ह्यूज फोर्स के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ जाता है, और पूरा डैमेज करते हुए वापस जो है सबको बहा के लेके चला जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ सुनामी। तो ये क्यों होगा? जब डीप वाटर में पूरा वाटर कॉलम में डिस्प्लेसमेंट हो जाए बिकॉज ऑफ एनी जियोलॉजिकल फेनोमेना लाइक द अर्थक्वेक और द अंडर सी वोल्केनिक इरप्शंस। समझ में आ रही बात है?
इसकी एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ होती है, नॉर्मल वेव से एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ होगी, एक्सट्रीमली लॉन्ग एम्पलीट्यूड होगी, जो कि वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव इंप्लीकेशंस क्रिएट करेगी, दैट इज द सुनामी। समझ में आ रही बात है? इंडिया इज प्रोन टू सुनामी, राइट? इंडिया इज प्रोन टू सुनामी एंड देयर आर सो मेनी कॉजेस फॉर इट। Now we shall discuss about what is the reason, what is the case of vulnerability in case of India, why India is so vulnerable to tsunami, that you have to consider. चलिए देखते हैं इंडिया क्यों सुनामी से इतना ये है, वल्नरेबल है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या सुनामी के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं। देखो बेसिकली तो आपको पता है कि डीप वाटर कॉलम जो है सरफेस से लेके बॉटम तक अगर किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो दैट विल क्रिएट सुनामी वेव्स। लेकिन कौन कौन से कारण उस उतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा ये देखना है। पहले तो कि अंडर सी अर्थक्वेक, अंडर सी अर्थक्वेक होना चाहिए। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है मोस्टली 7 से ज्यादा होनी चाहिए, डीप सी होनी चाहिए, सैलो फोकस अर्थक्वेक होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है इसके कारण है अंडर सी अर्थक्वेक के। और अगर हम और थोड़े से डिटेल में जाएं तो अगर आपको याद होगा कि सिस्मोलॉजी वाली जो हमने क्लास करी थी, सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम पढ़ा था कि रेलिंग वेव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सुनामी। रेलिंग वेव्स के लिए हमने बोला था कि ये रेस्पॉन्सिबल होता है सुनामी के लिए, क्योंकि रेलिंग वेव्स जो होता है वो पी वेव्स के इंटरफेरेंस से, इंटरेक्शन से बनता है, राइट? तो पी वेव्स हैज द पोटेंशियल टू ट्रेवल इन द लिक्विड ऑल्सो। तो रेलिंग वेव्स जब क्रिएट होगा, सरफेस वेव होता है रेलिंग वेव एक तरह का, तो वो जो है पानी में भी ट्रेवल करेगा और पूरे पानी के वॉल्यूम को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से सुनामी वेव क्रिएट होगा। इसके बाद अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन कॉज माइल्ड सुनामी। कई बार अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, वो भी बड़े स्केल के लैंडस्लाइड्स जो पर्टिकुलरली सी माउंट्स या मिड ओशनिक रीजेस के अकॉर्डिंग होते हैं, के अलोंग होते हैं, तो कोई बहुत बड़ा अगर लैंडस्लाइड इवेंट हो जाए in the deep water, that can also cause a displacement in the large volume of water ranging from the bottom to the surface, and that can also cause or create the tsunami waves. फिर तीसरा होता है volcanic eruptions। लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शंस भी कारण होते हैं, जैसे कि आपको क्रेकेटोआ वोल्केनिज्म हुआ था इंडोनेशिया में, तो दैट कॉज द व्हाट, क्रिएशन ऑफ सुनामी वेव्स। तो इस तरह से वोल्केनिक इरप्शंस कोई अगर बड़ा हो जाए मिड ओशन में तो दैट कैन आल्सो कॉज अ सुनामी वेव्स, क्योंकि आपको पता है कि वोल्केनिज्म्स जहां भी होती है तो अर्थक्वेक भी आता है। तो वोल्केनिज्म्स की वजह से अर्थक्वेक जो क्रिएट होगा लार्ज स्केल का, लार्ज इंटेंसिटी का, दैट कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट एंड क्रिएट द सुनामी वेव्स। एंड द लास्ट होता है मीटियोराइट एंड द एस्टेरॉइड्स। मीटियोराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स यानी कि कोई प्लैनेटरी बॉडीज जो है अगर वो स्ट्राइक करें लैंड के, सॉरी ओशन के ऊपर, तो उसकी वजह से भी सुनामी वेव्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि दिस आल्सो हैव पोटेंशियल टू क्रिएट अ डिस्प्लेसमेंट इन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम, तो दैट कैन आल्सो क्रिएट द सुनामी वेव्स। तो ये मेजर 4 कारण होते हैं जिनके कारण से सुनामी वेव्स होते हैं। इन चारों में जो सबसे मेजर होता है वो अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक की वजह से ही 90% वर्ल्ड के सुनामी जो है होता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कारण है, राइट? अब बात बनती है कि इंडिया क्यों वल्नरेबल है सुनामी से, वाई इंडिया इज वल्नरेबल टू सुनामी, क्या कारण है? तो देखो वल्नरेबिलिटी की जब बात करते हैं हम, जब एक डिजास्टर की बात करते हैं, जब तक हम हैजार्ड की बात कर रहे हैं तब तक हम नेचुरल चीजों को देखते हैं, नेचुरल फैक्टर्स को देखते हैं। अर्थक्वेक एज ए हैजार्ड, देन वी टॉक अबाउट व्हाट, वी टॉक अबाउट द जियोलॉजिकल फेनोमेना दैट इज कॉजिंग द अर्थक्वेक। लेकिन जब हम अर्थक्वेक एज ए डिजास्टर देखते हैं तो हम जब वो भी देखते हैं कि हम कैसे कारण है, हाउ वी आर, यू नो। तो जब वल्नरेबिलिटी टू सुनामी की बात करेंगे तो उसमें हम उन सारे फैक्टर्स को भी देखेंगे जिसके कारण से हमने उस हैजार्ड को डिजास्टर बना दिया, राइट? तो सबसे पहले हम नेचुरल कारण को देख लेते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जनरली अब अलग अलग दूसरा 2 प्लेट हो रहा है। अर्लियर इट वाज अ 1 मेजर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नाउ इंडियन प्लेट इज ब्रेकिंग away from the Australian plate and now they are becoming 2 different plates. One is Australian major plate and the second is Indian minor plate. तो ये जो ब्रेक हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट का, वो अभी भी इन प्रोसेस में, पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब भी ये ब्रेक के प्रोसेस में जब थ्रस्ट क्रिएट होता है, दैट कॉजेज द डीप ओशनिक अर्थक्वेक इन द साउथ इंडियन ओशन, और इसकी वजह से जो है इंडियन कोस्टल रीजन जो है पूरा सुनामी कई बार आ जाता है। द एग्जांपल इज 2004 सुनामी। तो ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ब्रेकिंग एक मेजर कारण होता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमिटी टू द मिड ओशियानिक रीज।
मिड ओशियानिक रीज, इंडियन ओशन रीज को आप देखो तो इंडियन ओशन रीज जो है हमारा, जो कन्याकुमारी का टिप है उसे जस्ट नीचे साउथ के तरफ जो है मिड ओशनिक रीज जो है चल रहा है। तो दैट मिड ओशनिक रीज इज सो क्लोज टू द इंडियन कोस्ट कि अगर उस मिड ओशनिक रीज में कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, एंड मिड ओशनिक रीज इटसेल्फ इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, वोल्केनिक इरप्शंस, तो कोई बड़ा वोल्केनिक इरप्शंस हुआ, कोई बड़ा लैंडस्लाइड्स हुआ, तो दैट कैन क्रिएट सुनामी विच कैन अफेक्ट द इंडियन कोस्ट। तो ये हमारी जो इंडियन कोस्ट की प्रॉक्सिमिटी है मिड ओशनिक रीज से, ये भी एक तरह का पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी है, ग्राउंड ऑफ वल्नरेबिलिटी है। तीसरा, लॉन्ग कोस्ट लाइन। हमारा कोस्ट लाइन इतना बड़ा है, 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है हमारा। तो जितना बड़ा आपका कोस्ट लाइन होगा, और वो भी नियर टू द such kind of geological events like the Indo-Australian plate breaking and mid-oceanic ridges, तो आप ज्यादा वल्नरेबल होंगे, राइट। अगर हमारे इस वे ऑफ बंगाल साइड से सुनामी आया तो भी हम उसमें फंसेंगे, अरेबियन सी साइड से आया तो भी फंसेंगे। तो हमारा जो है लार्ज एरिया जो है, लार्ज लेंथ जो है वो कोस्टल रीजन है, और इसलिए हम ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे सुनामी से। तो ये भी एक कारण है लॉन्ग कोस्ट लाइन। फिर हमारा डेंस सेटलमेंट अलोंग द इंडियन कोस्ट। अगर हमारा सपोज इंडियन कोस्ट पे कोई रहता ही नहीं, डेजर्ट की तरह हम उसको छोड़ देते हैं, तो हमें सुनामी से कोई दिक्कत नहीं होती। सो सुनामी कुड नॉट बी अ डिजास्टर और डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। वाई? बिकॉज क्योंकि डिजास्टर तो तब कहलाएगा ना जब वो किसी तरह से हमारे लाइफ और हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा। तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारा जो कोस्टल रीजन है वहां डेंस सेटलमेंट है। अगर वहां सुनामी एज ए हजार्ड भी आया तो दैट कैन क्रिएट ए ह्यूज डिजास्टर, राइट। तो डैमेज जो इंटेंसिटी और द मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस डेंस सेटलमेंट अलोंग द इंडियन कोस्ट। तो ये भी एक कारण है हमारे वल्नरेबिलिटी टू सुनामी का। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन। सी, मैंग्रोव वेजिटेशन इज अ नेचुरल प्रोटेक्शन, नेचुरल शील्ड अगेंस्ट सुनामी, क्योंकि मैंग्रोव के जो रूट्स होते हैं वो बड़े ही डीप डेंस स्प्रेड होते हैं लैंड के अंदर। तो वो जो है सुनामी वेव्स से नहीं टूटते हैं, मतलब सुनामी वेव्स इनको नहीं उखाड़ पाती हैं। they can't uproot, they can't deroot this mangrove vegetation। तो ये मैंग्रोव वेजिटेशन धीरे धीरे हम क्या किए हैं कि डिस्ट्रक्ट कर दिए हैं पूरी तरह से, उसको डिफॉरेस्टेड कर दिए हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो इसकी वजह से हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ गई। चेन्नई में आपको पता होगा, तमिलनाडु में एक गांव था जिसने कि 8000 मैंग्रोव वेजिटेशन उसने किया था, और उसकी वजह से वो जो गांव जो है सुनामी से बच गया 2004 में, राइट। तो दैट काइंड ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन भी एक कारण हो गया हमारे वल्नरेबिलिटी का। फिर हो जाएगा लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट जनरल मास, लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग जनरल मास। जनरल मास को नहीं पता है बहुत ज्यादा सुनामी के बारे में, उसके कब आ सकता है, कैसे आ सकता है। सुनामी जैसे आती है तो एक तरह से आपको यू कैन कॉल की एक साइन देती है, जैसे कि सी लेवल जो है रिट्रीट करता है, रेसीड करता है सी, तो लोगों को लगता है कि मतलब वो एक बैकग्राउंड क्रिएट करती है और उसके कुछ ही देर बाद जो है सुनामी वेव्स आने लगती है। तो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस इज नॉट अमंग द जनरल मास। जब ऐसे फेनोमेना होते हैं, जब इस तरह के इंडिकेशंस आते हैं, द पीपल डू नॉट गेट टू, मतलब वो कंसिडरेट नहीं होते हैं इस इंडिकेशंस को, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ होती है वो सुनामी की वजह से ज्यादा हो जाती है। लोगों को लगता है कि अरे कुछ देखने को मिल गया, समुद्र के अंदर घुसने और कोशिश करते हैं, जबकि उधर से आ रही है व्हाट, सुनामी। तो इसकी वजह से ज्यादा लोग मरते हैं इंडिया में सुनामी में, राइट। तो लोगों के बीच एक जनरल अवेयरनेस नहीं है कि सुनामी होगा तो किस तरह का इंडिकेशन होगा, एंड वी शुड रन अवे फ्रॉम द कोस्ट, राइट। इंस्टेड वो और कोस्ट की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि अंदर से जो चीजें जो है गई, वो नीचे का जो सरफेस दिखने लगा तो वो कैसा दिखता है। तो सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैव बीन देयर इन द सुनामी। ऐसे इंसिडेंट्स कई जगह इंडिया में हुए हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द जनरल मास। फिर होता है इनएफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम। हमारे यहाँ जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो भी इनएफिशिएंट है, वो भी बहुत ज्यादा अभी ये नहीं है, मतलब एफिशिएंट नहीं है कि लोगों को हम एडवांस में बता सके कि हाँ सुनामी आने वाला है, ये सारी चीजें। बट धीरे धीरे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑन दिस ग्राउंड। मतलब अब एफिशिएंट वार्निंग सिस्टम जो है हमारा धीरे धीरे काफी एफिशिएंट होने लगा है, और काफी हद तक हम जो है लोगों को अपने इन्फॉर्म कर देते हैं, एंड इवैक्यूएशन प्लान जो है हमारा काफी स्ट्रांग हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम। दीज आर द कॉजेज, दीज आर द रीजन व्हाई इंडिया इज सो वल्नरेबल टू सुनामी। समझ में आ रही बात है? तो इंडिया की वल्नरेबिलिटी आप समझ गए सुनामी को लेकर। फिर हम बात करते हैं साइक्लोन्स की। साइक्लोन्स क्या, कैसे, ये सारी चीजें। साइक्लोन्स इन इंडिया। See, we already have discussed a lot about cyclones in the chapter of climatology.
क्लाइमेटोलॉजी में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की काफी बातें कर चुके हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए फॉर्मेशन का, ये हमने देखा था। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनता है, ये हमने देखा था। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने देखा था। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ट्रैक कैसा होता है, ये देखा था। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्या क्या डिजास्टर्स इंपैक्ट होते हैं, ये भी हमने देखा था। बट अभी जो है हम साइक्लोन्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इंडिया में साइक्लोन्स कहां आते हैं, कब आते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। लेकिन यहां पे हम थोड़ा बहुत जो है कुछ उसके पार्ट्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि साइक्लोन्स की वजह से क्या डिजास्टर्स इंपैक्ट आते हैं, राइट। तो साइक्लोन्स की वजह से जो मेजर डिजास्टर्स इंपैक्ट होता है, जो डिजास्टर साइक्लोन की वजह से आता है, उसमें एक होता है आपका सी सर्ज। सी सर्ज या इसको स्टॉर्म सर्ज भी बोलते हैं। स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज या सी सर्ज के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है, वहां पे एक्सट्रीम लो प्रेशर होने की वजह से जो ओशन का जो सरफेस होता है वो स्वेल कर जाता है। जिस रीजन में आई का डायरेक्ट जो है वर्टिकली जहां आई होता है, वहां का जो सरफेस वाटर होता है वो एक वेव टाइप बना देता है और स्वेल कर जाता है। और along with the tsunami that swelling moves towards the coast, और जैसे ही कोस्ट के पास पहुंचता है तो एक लार्ज वेव के फॉर्म में ये ब्रेक करता है कोस्ट पे, एंड दैट कॉजेज द फ्लडिंग ऑफ इमेंस वाटर टुवर्ड्स द कोस्ट। तो इसकी वजह से हेवी फ्लडिंग आ जाती है बिकॉज ऑफ द सी सर्ज। तो सी सर्ज एक डिजास्टरस इंपैक्ट हो सकता है सुनामी का, राइट। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती सुनामी का, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन का। आफ्टर दैट जो स्ट्रॉन्ग हरिकेन विंड्स होती है, स्ट्रॉन्ग हरिकेन विंड्स जो होती है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होती है, दैट कॉजेज हेवी डैमेज टू द कोस्टल रीजन। जो विंड होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 120, 130, 140, 180, कई बार सुपर साइक्लोन है तो 220 से भी ऊपर जो है विंड्स की स्पीड हो जाती है। और इसकी वजह से जो है जो डिजास्टर्स इंपैक्ट होता है, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ डिजास्टर बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स। तो आपको सी सर्ज हो गया, हरिकेन विंड्स हो गया। तीसरा हो जाता है थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स जो आई वॉल रीजन है, आई वॉल जो रीजन है साइक्लोन्स का, वो हाईली डिस्ट्रक्टिव रीजन होता है क्योंकि यहां पे डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होता है विथ अ लॉट ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। तो ये जो थंडर स्टॉर्म्स की वजह से डैमेज होता है, जो कई बार लॉस ऑफ लाइफ्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर स्टोरी ऑफ डिजास्टर रिलेटेड टू द साइक्लोन। तो साइक्लोन की वजह से इंडिया में ये सारे डिजास्टर्स होते हैं। और साइक्लोन मोस्टली इंडिया में जो डिजास्टर प्रोन होता है साइक्लोन की वजह से, वो ईस्टर्न कोस्टल रीजन होता है। ईस्टर्न कोस्टल रीजन क्यों साइक्लोन प्रोन ज्यादा होता है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल इज हैविंग मोर साइक्लोन्स देन अरेबियन सी। तो 3-4 क्वेश्चंस जो हमने पहले डिस्कस कर रखी है, यही आपको यहां पे ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला क्या कि साइक्लोन्स जो है बे ऑफ बंगाल में ही ज्यादा क्यों आता है अरेबियन सी के कंपैरिजन में। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल रीजन्स में माइग्रेटरी साइक्लोन्स ज्यादा होते हैं। यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना एंड जापान से जो टाइफून्स होते हैं, वो वहां पे साइक्लोलाइसिस होने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ साइक्लोन, the vortices, the last part of the cyclone, while moving sometime enters into the Bay of Bengal through the Thailand। तो पैसिफिक से थाईलैंड होते हुए बे ऑफ बंगाल में जो वोर्टिसेस होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, और जैसे ही बे ऑफ बंगाल में उनको वार्म वाटर मिलता है तो दे स्टार्ट डेवलपिंग, और फिर से वो डेवलप होकर एक फुल फ्लेजेड साइक्लोन बन जाते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं इंडियन कोस्ट पे। तो इस तरह से साइक्लोन्स जो है बे ऑफ बंगाल में ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि माइग्रेटरी साइक्लोन्स यहां पे आ जाते हैं। पहला एक कंडीशन होता है। सी सरफेस टेम्परेचर भी देखोगे तो बे ऑफ बंगाल का सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द अरेबियन सी। तो इस कारण से भी यहां पे साइक्लोन्स ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सब मेजर कारण हैं साइक्लोन्स के। अब अरेबियन सी में देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ रिवर होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ रिवर होने की वजह से सैलिनिटी जो कम होती है, थोड़ी अरेबियन सी बोले बे ऑफ बंगाल की, बे ऑफ बंगाल में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर इन्फ्लक्स की वजह से जो सैलिनिटी होती है वो भी थोड़ी अरेबियन सी के कंपैरिजन में कम होती है। और थोड़ी लो सैलिनिटी होगी तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा वहां पे, और ज्यादा इवेपोरेशन होने से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा मिलेगा साइक्लोन्स को, इसलिए साइक्लोन्स जो है ज्यादा डेवलप हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल इज हैविंग मोर साइक्लोन्स। क्यों? आप कारण समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ बीते सालों में, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 2-3 years, द अरेबियन सी हैज गॉट अ सर्ज इन द नंबर ऑफ साइक्लोन्स। अरेबियन सी में पहले से ज्यादा साइक्लोन्स आने लगे हैं।
क्यों ज्यादा साइक्लोन्स आने लगे हैं? तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है क्लाइमेट शिफ्ट का। क्लाइमेट शिफ्ट का कंसेप्ट है कि पैसिफिक ओशन में जो इमिशन चाइना जापान की वजह से पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर है, इज राइजिंग, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एल नीनो करंट्स इज ऑल्सो राइजिंग। तो इसकी वजह से जो पैसिफिक का वेस्टर्न पार्ट है वो काफी गर्म हो चुका है, जिसके कारण जो वाटर एक्सचेंज हो रहा है पैसिफिक और इंडियन ओशन में थ्रू अ नैरो channel of which is called Indonesian through flow, ITF. Indonesian through flow is a narrow channel that connects the Indian Ocean and the Pacific Ocean, and there is a flow of water from the Pacific Ocean to the Indian Ocean through the ITF. इसकी वजह से जो वार्म वाटर आ रहा है इंडियन ओशन में वो जाके इन्फ्लक्स हो रहा है अरेबियन सी में, एंड इट इज कॉजिंग द वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी सरफेस टेम्परेचर। इसकी वजह से जो है साइक्लोन्स ज्यादा बनने लगे हैं अरेबियन सी में। तो ये एक मेजर कारण है कि अरेबियन सी में धीरे धीरे साइक्लोन्स की संख्या जो है बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में बढ़ने लगी है, राइट। तो इसके बे ऑफ बंगाल में अभी भी ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी, लेकिन जो अरेबियन सी में जो राइज इन साइक्लोन्स है वो खुद के पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा आने लगे हैं। ये मत बोलना कि अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल से, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइक्लोन्स के बारे में। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स साइक्लोन्स के बारे में यू नो अ लॉट। अब हम बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? डू यू थिंक दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ बर्स्ट लाइक अ बलून? नो, अर्लियर इट वाज थॉट एज इफ इट इज लाइक दिस। पहले हम ऐसा सोचते थे कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है वो एक वाटर का बैलून बन जाता है और जो फट के और ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल करके, और इसी को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते थे, पहले ऐसा सोचते थे। बट व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट दिस फेनोमेना इन डिटेल, तब हम इस पे पहुंचे कि नहीं, यहां पे कुछ और ही मैकेनिज्म होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, लेकिन नाम हम एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली एक सडन एब्रप्ट और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होता है, राइट, जिसके कारण से एक फ्लड लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, राइट। लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, एवलांसेस आ जाते हैं। तो आप क्लाउड बर्स्ट को एक लाइन में क्या डिफाइन करोगे कि ये एक सडन हेवी एब्रप्ट एक्सट्रीमली रेनफॉल होता है और इसकी वजह से क्या होता है? फ्लड लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाता है। दिस इज द क्लाउड बर्स्ट। अब क्वेश्चन होता है कि हेवी रेनफॉल तो कई सारे होते हैं, बहुत सारा हेवी रेनफॉल होता है, एक्सट्रीमली रेनफॉल होता है, तो कैसे हम इसको क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे? सी, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकलिटी में देखोगे, सही में हम क्लाउड बर्स्ट कब बोलते हैं, तो ये बोलते हैं उसके इंपैक्ट के बेसिस पे। ऐसा बहुत सारे रेनफॉल होते होंगे जो क्लाउड बर्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहे हैं, बट किसी कारण से उसके इंपैक्ट हमने फील नहीं किया। यानी जिस रीजन्स में उस तरह के रेनफॉल हुए, वो रीजन्स जो है वहां सेटलमेंट नहीं होगा, वहां लोग नहीं रहते होंगे, राइट, अनइनहेबिटेड रीजन्स होगा, तो इसकी वजह से वहां पे किसी तरह का इंपैक्ट हमने फील नहीं किया, तो हमने नहीं माना कि यहां कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ, राइट। तो क्लाउड बर्स्ट आज के टाइम में जो हम काउंट करते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट काउंट करते हैं। जैसे उत्तराखंड फ्लड ऑफ 2013, दैट वाज अ केस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। व्हाई वी कुड फील दैट वाज अ केस ऑफ क्लाउड बर्स्ट? Because of that particular event, there was a lot of destruction, a lot of loss of lives and loss of property. तो इसकी वजह से हमने लगा कि हाँ भाई ये तो क्लाउड बर्स्ट था। तो क्लाउड बर्स्ट आज के टाइम में इस पर डिपेंड करने लगा है कि वो किस तरह का डिजास्टरस इंपैक्ट ला रहा है। अदरवाइज अगर हम मेट्रोलॉजिकली इसको कंसीडर करें ऑन द बेसिस ऑफ मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम क्या क्या बोलेंगे क्लाउड बर्स्ट के बारे में कि रेनफॉल जो होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर से पर आवर, यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ हेवी रेनफॉल इट वुड बी। 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जो है साल भर का रेनफॉल होता है ऑन एवरेज इंडिया का। 100 से ज्यादा होता है, बट 100 सेंटीमीटर हम मान लें कि साल भर का एवरेज होता है। वहां जो है 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर चाहिए रेनफॉल। समझ में आ रही बात है कि कितनी रेनफॉल हुई? 10 सेंटीमीटर ऑन आवर, मोर देन 10 सेंटीमीटर इवन। समझ में आ रही बात है? फिर जो होता है साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स कैसा होना चाहिए? साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स वेरी लार्ज होता है, नॉर्मल साइज नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे कि पानी जो है बिल्कुल ये इतने बड़े बड़े साइज के रेनफॉल अचानक से जहां गिर रहा था, फ्लडिंग टाइप कंडीशन हो जा रहा है। तो साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स मैटर्स, और जैसे ही ड्रॉपलेट्स की साइज बढ़ती है तो जिस स्पीड से वो स्ट्राइक करती है ग्राउंड को वो भी बढ़ती है।
तो समटाइम्स इट स्ट्राइक्स लाइक अ हेवी डाउनपोर, समझ में आ रही बात है, एंड समटाइम्स देयर इज अ हेल्स अलोंग विद दैट, मतलब रेनफॉल के साथ साथ कई बार पत्थर भी, ओले भी गिरने लगते हैं और फुल स्पीड के साथ, तो वो जो होता है वो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। तीसरी कंडीशन होती है कि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल होता है, फ्यू मिनट्स में ही खत्म हो जाता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हेवी रेनफॉल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक फ्लड लाइक कंडीशन होता है। ऐसा लगता है अचानक से क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, तो सच काइंड ऑफ हैवॉक कंडीशन ऑफ फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल होता है, ये घंटों तक रेनफॉल वाला नहीं है, ये मिनट्स में ही खत्म हो जाता है, और उसी में इसकी सारी कहानी जो है बदल जाती है जगह की। फिर देखोगे तो इसका जो स्केल देखोगे, एरिया देखोगे, तो एरिया भी इसका बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब छोटे एरिया में होता है, लगभग 100 किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 50 किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, 10 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर एरिया में हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक बड़ा सा शहर में एक साथ बारिश हो रहा है। तो स्केल जो एरिया होता है जहां पे बारिश होती है, ये भी बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रेनेज कैपेसिटी होती है उस एरिया की, उससे काफी ज्यादा पानी वहां आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लड लाइक कंडीशन हो जाता है। और जनरली अगर माउंटेन रीजन्स में अगर ऐसा स्लोप्स पे हो गया, तो वहां पानी जो है स्लोप्स के अकॉर्डिंग बहना शुरू हो जाएगा, और वो बहते हुई इतनी स्पीड से जाएगी कि अपने डाउन स्ट्रीम एरियाज को पूरी तरह से डिवास्ट कर देती है। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द माउंटेनियस रीजन्स। बारिश कहीं और हुई, आप यहां आराम से बैठे हो, सूर्य है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से पानी आएगा और इस पूरे रीजन को तबाह करके निकल जाएगा। The way it happened in Uttarakhand in 2013, जून 2013, it was because of the cloud burst। कई सारे cloud burst हुए वहां पे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। Area of fall is very small, often accompanied by hails and thunders। hails और thunders भी होते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करने का, लेकिन अब धीरे धीरे डॉपलर रडार से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं इसके बारे में कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। डॉपलर रडार इज अ मैकेनिज्म, इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन प्रेडिक्ट द क्लाउड बर्स्ट। लेकिन ये डॉपलर रडार सिस्टम जो है वो अभी हिमालयन रीजन्स में बहुत नहीं लगा है, बहुत ज्यादा ये अभी ये नहीं है, जिसकी वजह से कि अभी भी हम उन रीजन्स में क्लाउड बर्स्ट को बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो है ज्यादातर टाइम माउंटेन रीजन्स में ही क्लाउड बर्स्ट होता है, बट प्लेन्स में भी हो सकता है। प्लेन्स कैन हैव आल्सो क्लाउड बर्स्ट, राइट, और होते भी हैं। राजस्थान जैसे रीजन में भी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हो गया था 2015 में, चेन्नई में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो ऑल दिस थिंग्स आर क्लाउड बर्स्ट। हो सकता है कि ज्यादातर हिल्स में होते हैं, क्योंकि जो कंडीशंस चाहिए होता है क्लाउड बर्स्ट के लिए वो हिल्स एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, कैसे फॉर्मेशन होता है क्लाउड बर्स्ट का, क्या ऐसा होता है क्लाउड बर्स्ट में, तो ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैकेनिज्म्स क्या होता है क्लाउड बर्स्ट का, मेनली ये आपको समझना है। देखो, मेन मैकेनिज्म्स होता है क्लाउड बर्स्ट का कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं डेंस बनते हैं, और ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होता है वो फ्रीजिंग लेयर के नीचे होता है। ये जो फ्रीजिंग लेयर होता है ऊपर में, जनरली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का बहुत ज्यादा वर्टिकल एक्सटेंशन होता है और वो फ्रीजिंग लेयर तक पहुंच जाता है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के केस में जो फ्रीजिंग लेयर होता है उसके नीचे ही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बहुत ही डेंस बन जाता है, राइट। मतलब जहां टेम्परेचर होगा ये लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, इससे ऊपर नहीं। तो बहुत लो क्लाउड्स एंड वेरी डेंस क्लाउड्स की वजह से ये बनता है। ये क्यों बनता है, तो ये तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन ऑफ वार्म एयर होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन अगर वार्म एयर का यहां से नीचे से जाने लगेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब क्लाउड्स बनना स्टार्ट होगा, और क्लाउड्स बनने के बाद जब कोएगुलेशन ऑफ ड्रॉप्स के बाद जब रेनफॉल स्टार्ट होगा, तो ड्रॉप्स विल नॉट रीच ओवर द ग्राउंड। व्हाट विल हैपन कि दे विल रीच होन अगेन एंड अगेन इन द क्लाउड्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूअस रीथ्रोइंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स विल लीड टू द लार्ज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स अपने साइज को इंक्रीज करते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, और वो तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक जो वार्म एयर करंट्स है वो इनकेपेबल अब ना हो जाए उनको होल्ड करने के लिए। एंड फ्रॉम द टाइम दिस वार्म राइजिंग एयर कन्वेक्शन इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग दोज लार्ज ड्रॉप्स ऑफ रेन, उसके बाद जो रेन्स आपको गिरेगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक साथ गिरेगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन ऑकरिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जो टाइम होता है ना उसको इस एयर करंट ने काफी कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया, राइट, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से रेनफॉल जो होता है वो काफी हेवी एंड डाउनपोर की तरह यहां पे फैल जाता है। तो रेनफॉल एक्चुअली जो हो रहा है हेवी रेनफॉल, इसके पीछे जो मेजर कारण है और जो मेन कारण है वो क्या है, राइजिंग वार्म एयर। राइजिंग वार्म एयर इज नॉट अलाउइंग
the smaller drops to strike the ground. They are throwing back. And these drops again coagulate, till the time these air currents are no more capable to hold that. And because of that, large drops of water starts falling over the ground with a very high speed. And this is cloudburst. समझ में आ रही बात है? एक तो ये कारण हो गया. दूसरा, कई बार क्या होता है कि एयर करंट्स ने एक डेंस क्लाउड बना रखा है, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स जो है यहां इकट्ठे हो गए हैं, गिरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एयर करंट्स नहीं गिरने दे रहा है. और किसी कारण से यहां एक हॉरिजॉन्टल विंड आ जाए और ये हॉरिजॉन्टल विंड इस पूरे क्लाउड्स को किसी ऐसे जगह लेके चला जाए जहां स्ट्रॉन्ग वार्म करंट नहीं हो. Suppose this region has a strong rising of warm air. This region does not have. What will happen? This cloud will create the cloud burst in this region. ये भी इस तरह से भी हो सकता है. समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है. और ज्यादातर ये क्लाउड बर्स्ट जो है माउंटेनियस रीजन्स में इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन के जो स्लोप्स हैं वो हीटिंग होने की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करंट जो है क्रिएट करते हैं. तो इसकी वजह से ज्यादा करंट माउंटेन में होता है. ज्यादा करंट जो होता है वो सॉसर शेप्ड माउंटेन में ज्यादा होता है जहां से कि पूरी हीटिंग हो सन की वजह से, और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है पूरा ऊपर की तरफ, स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं स्ट्रॉन्ग करंट्स जो है ऊपर की तरफ चलने लगे. तो इसकी वजह से, और सपोज मान लो इधर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा है तो इसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज रिस्पांसिबल फॉर द क्लाउड बर्स्ट. ड्रॉप्स कोएलिस टू फॉर्म वेरी लार्ज ड्रॉप्स. अगर साइज इतना हेवी हो गया, उसका बड़ा हो गया, हेवी हो गया कि अब वो कन्वेक्शन करंट से भी ज्यादा पावरफुल हो गया, तो वो क्या करेगा? हाई इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल करेगा. राइट? दिस इज द मैकेनिज्म. इस कारण से क्लाउड बर्स्ट होता है. क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मीटरोलॉजिकल हैजार्ड. अब बात करते हैं हम फ्लड की. फ्लड क्या होता है? आपको अगर बोला जाए कि एक लाइन में फ्लड को डिफाइन करो तो व्हाट विल यू डिफाइन? फ्लड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि when the capacity of a drainage system of an area, जब किसी एरिया में पानी उसके ड्रेनेज कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ जाए, when the presence of water is more than the drainage capacity of the area, it will lead to inundation of the area causing flood. फ्लड तब आता है, हर रीजन का एक ड्रेनेज कैपेसिटी होता है. ड्रेनेज कैपेसिटी यानी कि कितने वाटर को वो पास कर सकता है, यानी कि वो कैरी कर सकता है, चाहे वो नाले के थ्रू, नदी के थ्रू, जो भी वैलीज हैं, चाहे उसने जितने भी उसके उस रीजन्स में तालाब हो, जो भी वाटर बॉडीज हो, वेटलैंड्स हो, इन सब का मिला के जो ड्रेनेज कैपेसिटी होगी वाटर को एट ए टाइम रखने की, उससे ज्यादा अगर वहां अवेलेबल हो गया पानी, बिकॉज ऑफ अ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ डैम, एनी कॉज, किसी भी कारण से, तो क्या होगा? सारे इंबैंकमेंट्स जो होंगे, सारे जो वैलीज होंगे, सब ओवरफ्लो करने लगेंगे और उसकी वजह से पूरा रीजन जो है इनंडेटेड हो जाएगा, एंड दैट इज फ्लड. तो फ्लड के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है? एक्सेस वाटर, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर ओवर द ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ द गिवन एरिया. हर एक एरिया का एक ड्रेनेज कैपेसिटी होता है. क्यों बोलते हैं कि जो वेटलैंड्स होते हैं ये फ्लड से प्रोटेक्ट करते हैं? एक्चुअली दिस वेटलैंड्स आर कॉजिंग व्हाट? These wetlands are increasing the drainage capacity of the area. किसी एरिया में जितना ज्यादा वेटलैंड होगा, उस एरिया की ड्रेनेज कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी. तो रेनफॉल कितना भी हो जाए, वो सारे रेनफॉल जो है वो एकोमोडेट हो जाएंगे उस ड्रेनेज कैपेसिटी में. लाइक द लेक्स में, पॉन्ड्स में, सब चले जाएंगे पानी, और इस तरह से वो रीजन जो है फ्लडेड नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट रिक्लेमेशन ऑफ द वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्लड कंट्रोल इन एनी रीजन. डिसिल्टेशन ऑफ रिवर्स हम क्यों बोलते हैं फ्लड को रोकने के लिए? डिसिल्टेशन करो रिवर को, क्योंकि रिवर को सिल्टेशन की वजह से उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी घट जाती है. लार्ज एरिया तो वो सिल्ट ले रहा है, पानी कहां जाएगा? तो जैसे ही पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी बाहर आ जाएगा, पूरे रीजन्स को फ्लड कर देगा. राइट? तो इस वजह से जो है डिसिल्टेशन हम करते हैं. मतलब जो भी हम फ्लड को रोकने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो ड्रेनेज कैपेसिटी हो उस एरिया का, उसको हम इंक्रीज करें, सो दैट कि एक्सेस वाटर अगर आ भी जाए तो वो एकोमोडेट कर ले. अगर नहीं एकोमोडेट कर पाया तो फ्लडिंग हो जाएगा. आर्टिफिशियल ड्रेनेज बनाने की हम लोग बात करते हैं. कई बार रिवर से आर्टिफिशियल ड्रेनेज बना दो, बाहर निकलने के लिए पानी को रीजन से बाहर चला जाए. राइट? क्यों आर्टिफिशियल ड्रेनेज? ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लड. ड्रेनेज कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाए, फ्लड हो जाएगा. अब फ्लड जो है
किन किन कारणों से होता है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ फ्लड। देखो कारण, जब फ्लड की बात करोगे तो कई सारे कारण होते हैं फ्लड के। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर होता है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर होता है, आपको जियोमॉर्फिक फैक्टर भी होता है। ये सब कारण हो जाते हैं फ्लड के, मेट्रोलॉजिकल, जियोमॉर्फिक, एंथ्रोपोजेनिक। कारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखते हैं, हमेशा ना इसको बांट के लिखो, ज्यादा डेप्थ ऑफ आपकी नॉलेज समझ में आएगी इससे। जैसे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा फ्लड के, ग्रेट स्पेसियो टेम्पोरल वेरिएशन इन द मॉनसून रेनफॉल। ये जो स्पेसियो टेम्पोरल रेनफॉल होता है, यानी कि वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड वेरिएशन इन द टाइमिंग ऑफ रेनफॉल, दोनों ही के एक्सट्रीम वेरिएशन की वजह से फ्लडिंग होता है। किसी रीजन में जो है जनरली बिल्कुल ड्राई होता है, कभी अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई तो उसकी वजह से वहां पर फ्लड हो जाएगा। राजस्थान का रीजन हमारा ऐसा है, ठीक है। तो ये जो ग्रेट स्पेसियो टेम्पोरल वेरिएशन है मॉनसून रेनफॉल में, ये कारण होते हैं मैक्सिमम जगह पे फ्लडिंग के, हेवी रेनफॉल, राइट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड क्लाउड बर्स्ट, ये जो है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है फ्लड के। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से सी सर्ज हो जाता है, फ्लडिंग हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लडिंग हो जाता है, फ्लैश फ्लड ये आ जाता है। तो ये सब जो है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है फ्लड के। समझ में आ रही बात है? हेवी रेनफॉल हो गया, इनकंसिस्टेंट रेनफॉल हो गया, जितनी जरूरत है जहां पे यूजुअली होता है उससे ज्यादा हो गया। अब जियोमॉर्फिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जियोमॉर्फिक फैक्टर्स होते हैं जैसा कि इरोडिबल माउंटेन रेंजेज। बहुत सारे माउंटेन रेंजेज इरोडिबल होते हैं, तो इरोडिबल होने की वजह से जो रिवर्स उधर से गुजरती है उस माउंटेन रेंजेस को इरोड करके ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स कैरी करके लाती है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स जब कैरी करेगी वो रिवर्स, तो इजिली सेडिमेंटेशन हो जाएगा उसके पूरे ड्रेनेज बेसिन का। और एक्सेस सेडिमेंटेशन की वजह से, एक्सेस सिल्टिंग की वजह से जो ड्रेनेज कैपेसिटी होगी उस रीजन की वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से फ्लडिंग हो जाएगा। द बेस्ट एग्जांपल इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में इतना फ्लडिंग क्यों होता है? उसका वन ऑफ द रीजन इज द इरोडिबल नेचर ऑफ द लेसर हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। जिस रीजन से ब्रह्मपुत्रा आती है वहां के जो माउंटेन्स हैं वो हाईली फ्रेजाइल हैं, तो दे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ सेडिमेंट्स टू ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का जो ड्रेनेज बेसिन है वो हाईली सेडिमेंटेड हो जाता है। जो वैली है ब्रह्मपुत्रा की, वो सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी घट जाती है और ब्रह्मपुत्रा का पानी एक्सेस हो गया तो पानी बाहर आ जाएगा और पूरी तरह से फ्लडिंग कर देगा पूरे रीजन में। तो दिस इज द इरोडिबल माउंटेन रेंजेज। फिर न्यूमरस रिवर्स फ्लोइंग ओवर द जेंटल स्लोप। रिवर जब स्टिप स्लोप पे जाती है तो उसका जो पाथ होता है वो काफी डिफाइंड होता है, एक रिफ्ट वैली की तरह होती है, एक डिप वैली की तरह होती है, तो उससे रिवर निकल नहीं पाती है। अब माउंटेनियस रीजन्स में रिवर जनरली कहां निकलते हैं? नहीं निकल पाते हैं क्योंकि स्टिप स्लोप है, तो एक डिफाइंड पाथ है अनटिल एंड अनलेस कि क्लाउड बर्स्ट जैसा सिचुएशन ना हो जाए, ठीक। तो उस काइंड में रिवर्स जो है ओवरफ्लो नहीं करती हैं। लेकिन जैसे रिवर्स किसी लो ले एरिया में जाती है तो जब उसकी स्लोप्स जेंटल हो जाती है तो उसके कंडीशंस में जो उसकी वैलीज होती है वो डीपली कार्व्ड नहीं होता है, वैलीज भी यू शेप्ड बन जाती है। तो यू शेप्ड वैली बनने के साथ क्या होता है कि थोड़ा भी अगर वाटर एक्सेस हुआ तो तुरंत बाहर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाता है। तो बहुत सारे रिवर्स जो है जेंटली स्लोपिंग हो जाए तो इसकी वजह से फ्लडिंग होने लगते हैं, जैसे कि मिडिल एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। ये जो है बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा, न्यूमरस रिवर्स फ्लोइंग ओवर द जेंटल स्लोप्स। तीसरा होता है पुअर ड्रेनेज। ड्रेनेज अगर किसी एरिया का पुअर है, ड्रेनेज अगर किसी एरिया का सही नहीं है, बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द माउंटेन्स, बिकॉज ऑफ द प्लेन एरियाज कैसे हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा का रीजन देख लो, बहुत पुअर ड्रेनेज है और बहुत पुअर ड्रेनेज की वजह से रेनफॉल होता है तो यहां क्या हो जाता है? फ्लडिंग हो जाता है। तो ये वाला पुअर ड्रेनेज जो रीजन है ये भी एक मेजर कॉज होता है, जियोमॉर्फिक फैक्टर होता है आपका, कैसी बनावट है आपके। अब सपोज मान लो कि आपका जो है लो लेवल ऐसे डिप्रेशन टाइप का आपका अगर फ्लैट ये फिजियोग्राफी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी बारिश होगी सारी वहीं पे कलेक्ट हो जाएगी एंड दैट क्रिएट्स द फ्लडिंग सिचुएशन। तो ये जो पुअर ड्रेनेज भी कारण होता है। फिर हम तीसरा देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। वाइड स्प्रेड डिफोरेस्टेशन ओवर द माउंटेन्स। माउंटेन्स पे डिफोरेस्टेशन करोगे तो क्या होगा? एक तो कि जो स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग है वो बढ़ जाएगी, इरोजन बढ़ जाएगा। तो इरोजन होने की वजह से क्या होगा? जो सेडिमेंट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, जो लोड होगा रिवर का वो बढ़ जाएगा। रिवर का लोड होगा तो वो प्लेन एरियाज में आके फ्लडिंग क्रिएट करेगी क्योंकि प्लेन एरियाज के ड्रेनेज कैपेसिटी को घटा देगी। तो वाइड स्प्रेड डिफोरेस्टेशन ओवर द माउंटेन्स इज कॉजिंग द फ्लडिंग सिचुएशन ओवर द प्लेन्स। समझ में आ रही बात है? अनप्लान्ड अर्बेनाइजेशन। अनप्लान्ड अर्बेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर प्लान्ड अर्बेनाइजेशन आप नहीं कर रहे हो,
हेवी डेमोग्राफिक लोड है अर्बनाइजेशन पे, सेटलमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपका, जब भी हेवी रेनफॉल होगा आपको अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी। तो अनसस्टेनेबल अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो कॉजिंग द वेरियस अर्बन फ्लड। द बेस्ट एग्जाम्पल यू हैव इज द मुंबई फ्लड, चेन्नई फ्लड, ये सब फ्लड्स आते रह रहे हैं अर्बन रीजन्स में हेवी रेनफॉल की वजह से। वो क्या है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन मतलब कि आप जो है वाटर ड्रेनेज नहीं क्रिएट कर रहे हो सही से, आप जो है फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोच कर चुके हो, तो दिस आर व्हाट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि जो है पानी वहां तक ना पहुंचे, रेनफॉल का पानी आसानी से चली जाए, जो आपका स्टॉर्म ड्रेनेज है वो क्लियर होना चाहिए, वो जो है क्लॉग नहीं होना चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स आर, और जब डेमोग्राफिक लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। इंक्रोचमेंट ऑफ रिवर फ्लड प्लेन्स, रिवर का फ्लड प्लेन्स जो लोग इंक्रोच करते हैं, जिस रीजन में इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, सेटलमेंट जो है रिवर के बैंक तक फैला हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा क्या आता है, फ्लड आता है। क्योंकि रिवर्स हैव अ नेचर टू ओवरफ्लो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ओवरफ्लो होके वो एक लिमिट तक जाती है जिसे हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो वो जो लिमिट है उसके बाहर सेटलमेंट रखो, अगर उसके अंदर आप सेटलमेंट करोगे तो यू विल गेट फ्लडिंग सिचुएशन, राइट। तो गंगा रिवर के आसपास जो है ये पूरे रीजन्स में ये इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्लडिंग सिचुएशन होती है। अक्सर कोर्ट जो है वर्डिक्ट देती है सबको खाली कराने के लिए, तो दैट इज द रीजन ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ रिवर फ्लड प्लेन्स एज अ फैक्टर ऑफ फ्लडिंग। अब टाइप्स ऑफ फ्लड की बात करते हैं हम, कितने तरह के फ्लड होते हैं। देखो, फ्लड इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फेनोमेना इन आवर कंट्री, दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग इट इन लिटिल डिटेल। हम इसको डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट फेनोमेना हमारे कंट्री में होता है फ्लड। कितने तरह का फ्लड होता है। फ्लड जो है हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दो बेसिस पे। एक तो बेसिस होता है ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, ऑनसेट और ड्यूरेशन के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। ऑनसेट ड्यूरेशन के बेसिस पे क्या कैटेगराइज करते हैं कि कैसे इसका ऑनसेट होता है, इस बेसिस पे ये स्लो ऑनसेट फ्लड, रैपिड ऑनसेट फ्लड और फ्लैश फ्लड, तीन तरह का इसमें हम मेजरली देते हैं कैटेगरी। स्लो ऑनसेट फ्लड में क्या होता है कि हेवी रेनफॉल इसका मेन कारण होता है। मेन कारण क्या होगा इसका, हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल और लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल। लॉन्ग ड्यूरेशन, हेवी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल। कई जगह पे 3-3 दिन 4-4 दिन बारिश होते रह जाता है, और धीरे धीरे 3-3 4-4 दिन में पानी का लेवल बढ़ता है। तो लोगों को 1 दिन 2 दिन बाद रियलाइज होता है कि ये तो बाढ़ जैसा सिचुएशन आ रहा है, और लोग धीरे धीरे हायर जगह पे सेटल हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्लो ऑनसेट फ्लड। This flood is not sudden, this flood is not abrupt, it gives a lot of time for people to manage। तो लोग जो है हायर रीजन्स में चले जाते हैं। ये जो फ्लड है इसमें जनरली वाटर से डूबने से लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम मिल जाता है एडिक्वेट ऊपर जाने के लिए। इसमें ज्यादातर लोग का जो लॉस ऑफ लाइफ होता है वो डिजीजेस की वजह से होती है, जो बीमारी फैलती है, सांप काट लेते हैं, स्नेक बाइट होती है। फ्लड के टाइम में जितने भी सांप होते हैं सब बाहर आ जाते हैं, उनके जो होल्स होता है उसमें पानी चला जाता है। तो स्नेक बाइट हो गया, डिजीज हो गया फ्लड की वजह से, स्टैग्नेंट वाटर की वजह से, या फिर काइंड ऑफ फेमाइन क्रिएट हो गया, राइट। तो इसकी वजह से फंसे रह गए कहीं लोग, तो भूखे मर गए, प्यासे मर गए, तो इन सब वजह से ज्यादा लोग इसमें मरते हैं रादर देन कि डूब के, राइट। इसमें जो है आपको 1 से 2 दिन टाइम मिल जाता है मैनेज होने के लिए। दूसरा होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ फ्लड। रैपिड ऑनसेट ऑफ फ्लड होता है जिसमें कि आपको 3 से 4 घंटे में फ्लडिंग सिचुएशन आ जाता है। 3 से 4 घंटे का आपको टाइम मिलता है आपको भागने का, राइट। तो ये इससे ज्यादा डेंजरस होता है, राइट। तो ये जनरली होता है किसकी वजह से, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स की वजह से। ओवरफ्लो की वजह से रिवर जो है ओवरफ्लो कर गया और बगल के गांव में पानी बढ़ने लगा, तो 2 से 3 घंटा में पानी जो है 5 फीट 7 फीट 8 फीट चला जाता है। तो ये होता है रैपिड ऑनसेट फ्लड। इसमें भी आपको 2-3 घंटे टाइम मिल जाते हैं, लेकिन कई बार इसमें जो है लोग डूब भी जाते हैं, डूब के भी मर जाते हैं रैपिड ऑनसेट फ्लड में। फिर होता है आपका फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इज अ वेरी सडन एब्रप्ट, पता भी नहीं चला आपको, अचानक से पानी आया और आपको लेके चला गया बहा के, दैट इज फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड्स जनरली आते हैं क्लाउड बर्स्ट जैसे सिचुएशन में। माउंटेन्स में क्लाउड बर्स्ट हो गया, फ्लैश फ्लड हो जाएगा। कई बार क्या हो गया कि फेलियर ऑफ डैम्स टूट गया, तो इसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ जाएगा। ये जनरली तब होता है जब ये आपको जो सिचुएशन है वो कहीं और फ्लड का कारण हुआ और आपके पास अचानक से पानी आ गया। जैसे
माउंटेन के हायर स्लोप्स पर रेनफॉल हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, और जो डाउन स्ट्रीम एरिया है, लोअर रीजन्स हैं, वहां पे अचानक से पानी आ गया, तो दिस इज फ्लैश फ्लड्स। तो दिस इज वेरी सडन एंड एब्रप्ट राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, दिस इज फ्लैश फ्लड। तो ये होता है, ये सबसे डिजास्टरस होता है। ये डिजास्टरस क्यों होता है? क्योंकि लोग यहाँ पे डूब के मर जाते हैं, वो कई बार पूरे सेटलमेंट को तबाह करके पानी लेके चला जाता है। तो दिस इज फ्लैश फ्लड। समझ में आ रही बात है? स्लो ऑनसेट, रैपिड ऑनसेट, फ्लैश फ्लड्स। सुनामी हो गया, सुनामी की वजह से फ्लैश फ्लड आ जाएगा आपको कोस्टल रीजन्स में। दूसरा होता है बेस्ड ऑन लोकेशन, कहां पे फ्लड आ रही है, इसके बेसिस पे भी फ्लड के टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशंस में आपको एक हो जाएगा कोस्टल फ्लड। कोस्टल रीजन्स में आएगा तो वो कोस्टल फ्लड कहला जाएगा। वो किस कारण से होगा? तो सी सर्ज के कारण से हो जाएगा। कई बार सी सर्ज के कारण से हो सकता है, सुनामी के कारण से हो सकता है। सी सर्ज, सुनामी आर द मेजर कॉजेज फॉर द कोस्टल फ्लड्स। सम टाइम क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। तो सी सर्ज एंड सुनामी आर द मेजर कॉजेज फॉर द कोस्टल फ्लड्स। एक होता है अरोयोज फ्लड। ये क्या होता है? अरोयोज का मतलब होता है कोई रिवर वैली सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है, सालों से वहां पे पानी जो है नहीं है। धीरे धीरे उस क्या होता है, लोग जो हैं, ये एक रिवर वैली है, ये ज्यादातर आपको ड्रायर रीजन्स में होते हैं, जहां पे कि बारिश बहुत कम होती है। बिल्कुल ड्रायर सेमी एरिड रीजन्स में ऐसे फ्लड्स होते हैं, जिसमें कि रिवर वैली जो है पूरी तरह से सूख के डिग्रेड हो गई है। यहां धीरे धीरे लोग जो है अपना घर बना लेते हैं। रिवर के वैलीज में लोग अपना घर बना लेते हैं, यहाँ पे टेम्पोररी या कुछ टेम्पोररी सेटलमेंट, परमानेंट तो नहीं हो सकता है, टेम्पोररी सेटलमेंट कर लेते हैं या किसी तरह का एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। अब सपोज मान लो बारिश तेज हो गई किसी दिन, यहां किसी कारण से बहुत तेज बारिश हो गई, तो जो पानी कलेक्ट होगा वो कैसे बहेगा? ऑलरेडी उसको डिप्रेशन चाहिए, एक चैनल चाहिए बहने के लिए, फ्लो होने के लिए। तो जो पुराने लेफ्ट आउट रिवर का जो ड्रायर चैनल्स हैं, इसको ये एक्वायर कर लेती है, और एक्वायर करके इधर से बहना शुरू करती है, और बीच में जो लोग आते हैं उनको लेके चली गई। दिस इज व्हाट? अरोयोज फ्लड। तो अरोयोज में जो फ्लड आते हैं वो अरोयोज फ्लड हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया अरोयोज फ्लड, समझ गए अरोयोज फ्लड क्या होता है। फिर हम देखते हैं रिवर फ्लड। रिवर फ्लड क्या होता है? रिवर फ्लड बेसिकली जो होता है, जो फ्लड प्लेन्स में आते हैं, जैसे रिवर के शिफ्टिंग से हो जाए तो रिवर फ्लड आएगा। रिवर में हेवी रेनफॉल की वजह से जो रिवर जो है अपने एम्बैंकमेंट को ओवरफ्लो कर जाती है, इसकी वजह से जो बगल का एरिया जो फ्लड प्लेन होता है वो फ्लडिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से आता है। तो ये जनरली जो है रेनी सीजन्स में आते हैं। रेनी सीजन्स में जब हाई डिस्चार्ज होता है रिवर्स का, तब आपको रिवर फ्लड्स आते हैं, राइट। अब ये चौथा देखो, अरोयोज फ्लड भी अ काइंड ऑफ रिवर फ्लड, बट दिस इज नॉट अ टिपिकल काइंड ऑफ रिवर फ्लड। ये जो है अचानक से बारिश हुआ और इधर पानी बहने लगा, तो ये हो गया अलग। फिर आपका होता है अर्बन फ्लड। अर्बन फ्लड क्या होता है? जब अर्बन रीजन्स में ड्यू टू लो पर्कुलेशन ऑफ वाटर, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज इन द अर्बन रीजन्स, दिस काइंड ऑफ फ्लडिंग इज ऑकरिंग। तो ये अर्बन फ्लड होता है। अर्बन फ्लड जो होता है बेसिकली हेवी रेनफॉल की वजह से होता है। कई बार अर्बन फ्लड जो कोस्टल रीजन्स में है वो आपको सी सर्ज की वजह से भी होता है। तो दिस इज अर्बन फ्लड, जब अर्बन रीजन्स में पुअर ड्रेनेज की वजह से इस काइंड से पानी भर जाए, जैसे मुंबई में होता है, तो दिस इज काइंड ऑफ अर्बन फ्लड। तो ये बेस्ड ऑन लोकेशन हो गया फ्लड के। तो बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन ऑनसेट, ये दो जो होता है बेसिस होता है फ्लड को ये करने के। अब फ्लड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से रीजन्स कितना प्रोन है, इसको हम जनरली बांट सकते हैं। एक्सट्रीमली अफेक्टेड रीजन, सिवियरली अफेक्टेड रीजन, मॉडरेटली अफेक्टेड रीजन और लिस्ट अफेक्टेड रीजन। ये चार रीजन्स में हम फ्लड प्रोन रीजन्स को इंडिया को बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक्सट्रीमली अफेक्टेड। एक्सट्रीमली अफेक्टेड हम तब बोलते हैं जब नियरली हर साल फ्लड आए, तो एक्सट्रीमली अफेक्टेड रीजन हो जाएगा। ये जनरली कौन कौन से रीजन हो गए इंडिया के? तो अवध प्लेन्स होगा, मिथिला प्लेन्स होगा और असम प्लेन्स होगा। यहां पे ऑलमोस्ट साल भर बारिश, हर साल फ्लड आती है इधर। क्यों आती है? तो मेनली यहां पे जो आती है, जैसे अवध प्लेन हो गया, अवध प्लेन जो मेनली आती है वो ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स लाइक गोमती, राप्ती, घाघरा। मतलब कि ये गोमती से लेके और जो घाघरा वाला रीजन है, ये आता है आपको अवध प्लेन्स में। यहां की जो रिवर्स है वो बिल्कुल फ्लैट टोपोग्राफी की वजह से अपने कोर्सेस को शिफ्ट करती हैं, इधर उधर जो है अपने चैनल से उनकी शिफ्टिंग होती है। और शिफ्टिंग की वजह से जब हेवी रेनफॉल होता है, जिस टाइम में ओवर डिस्चार्ज होता है रिवर का, ह्यूज डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह से शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है और ओवरफ्लो हो जाती है और इस पूरे रीजन्स में फ्लडिंग हो जाता है। तो यहां दो कारण हैं। एक तो कि बहुत सारी रिवर्स हैं
दूसरी है कि फ्लैट टोपोग्राफी है। दोनों कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं अवध प्लेन्स में फ्लडिंग के। कहां से कहां तक होगा? गोमती से घाघरा। दूसरा होता है मिथिला प्लेन्स। मिथिला प्लेन्स जनरली घाघरा से लेके महानंदा तक होती है, घाघरा से लेके महानंदा तक। यहां जो मेजर रिवर्स है कौन कौन सी हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो राप्ती रिवर होता है यहां पे रिस्पॉन्सिबल, गंडक रिवर होता है यहां पे रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब रिवर्स यहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लडिंग के लिए। फिर हमारा मिथिला प्लेन्स जो है घाघरा से लेके और महानंदा तक का रीजन होता है। यहां जो है मेजर रिवर्स जो हैं वो आपको है मेनली कोसी रिवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोसी रिवर्स, कोसी रिवर्स का शिफ्टिंग की वजह से इस मिथिला प्लेन्स में अक्सर आते रहता है फ्लड। तो ये हो गया आपको घाघरा से महानंदा के बीच, और यहां भी फ्लैट टोपोग्राफी है। तीसरा है असम प्लेन्स। असम प्लेन्स जो है ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है। असम प्लेन्स में भी हर साल रेनफॉल आता है। इसका पीछे कारण क्या है कि वो वाला जो रीजन है जहां से ब्रह्मपुत्र चलती है, दिस रीजन इज हैविंग अ वेरी हैवी रेनफॉल। 150, 200, 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है साल में। उसके बाद वो जिस रीजन से आती है वो हाईली फ्रेजाइल रॉक्स होते हैं, लेसर हिमालय, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स लेके आती है। तो इसकी वजह से जो है ओवरफ्लो हो जाती है। तीसरा कारण है कि जो प्लेन है असम प्लेन वो बड़ा ही नैरो है। नैरो होने की वजह से जो रिवर होती है ओवरफ्लो की वजह से पूरे एरिया में फ्लडिंग कंडीशंस क्रिएट कर देती है। तो नैरो फ्लड प्लेन, लो रिलीफ, लो टोपोग्राफी ऑफ द फ्लड प्लेन, हेवी डिस्चार्ज ऑफ द रिवर, फ्रेजाइल रॉक्स causing a heavy siltation of the rivers, all these things are responsible for the flood in the Assam plain. तो ये extremely affected regions होते हैं, नियरली हर साल होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं आपको सीवियरली अफेक्टेड। सीवियरली अफेक्टेड में कौन कौन होंगे? सीवियरली अफेक्टेड में वो होते हैं जो 2-3 साल में एक बार आते हैं। एक गैप होता है 2-3 साल का उनके बीच, जैसे गोदावरी महानदी बेसिन होता है और कावेरी डेल्टा होता है। ये ज्यादातर क्यों आता है? क्योंकि गोदावरी महानदी बेसिन और कावेरी डेल्टा में मेनली जो फ्लड आता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से आता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हाई इंटेंसिटी के 2-3 साल पे आते ही हैं। तो इनकी वजह से मेजरली यहां पे होता है, या क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी हो सकता है। तो मेन जो है गोदावरी महानदी बेसिन और कावेरी डेल्टा। यहां से जो रिवर्स हैं वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स लेके जा रही हैं, तभी तो ये डेल्टा बनाती हैं। तो इनका डेल्टा बना रही है मतलब कि काफी सेडिमेंट्स है रिवर्स के पास। रिवर्स जो है बिल्कुल फ्लैट टोपोग्राफी पे एकदम मतलब जेंटली स्लोपिंग वैली में वो बह रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लडिंग हो जाता है। तो ये वाला रीजन जो है गोदावरी महानदी और कावेरी डेल्टा रीजन जो है सीवियरली अफेक्टेड में आता है। फिर आता है हमारा मॉडरेटली अफेक्टेड, जो गैप ऑफ 5 ईयर्स होता है, 5 साल के गैप पे होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में। ये मेनली होता है किसकी वजह से? क्लाउड बर्स्ट की वजह से। किसकी वजह से होता है ये? क्लाउड बर्स्ट की वजह से होता है। जो 5-6 साल में एक बार क्लाउड बर्स्ट आता है तो इस रीजन में बाढ़ आ जाती है। राजस्थान में क्यों होता है? राजस्थान में भी होता है हेवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, और क्लाउड बर्स्ट प्लस पुअर ड्रेनेज, क्लाउड बर्स्ट प्लस पुअर ड्रेनेज, बहुत पुअर ड्रेनेज की वजह से यहां पे हो जाता है। राजस्थान में भी क्लाउड बर्स्ट होता है, राइट, और बहुत ज्यादा पुअर ड्रेनेज है इसकी वजह से राजस्थान में भी। और एक और कारण है कि यहाँ का जो रॉक्स है राजस्थान के पास वो जिप्सम लाइमस्टोन के रॉक्स होते हैं। तो जिप्सम लाइमस्टोन का जो मेजर रॉक्स है इसकी वजह से पर्कोलेशन नहीं हो रहा है वाटर का, तो पर्कोलेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे फ्लडिंग हो जाता है। फिर आपका पंजाब हरियाणा प्लेन्स जो है यहाँ के टोपोग्राफी की वजह से होता है। ये जो प्लेन्स हैं वो सॉसर शेप्ड प्लेन्स हैं। तो सॉसर शेप्ड प्लेन्स हैं तो उनका जो मेन फ्लोर है वो डिप्रेशन है वहां पे, तो जिसकी वजह से बारिश होती है तो हेवी रेनफॉल होने के बाद वाटर कलेक्ट हो जाती है। हेवी रेनफॉल होता है प्लस सॉसर शेप्ड होता है। इनफैक्ट हरियाणा की अगर बात करो तो कम रेनफॉल में भी फ्लडिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सॉसर शेप्ड बेसिन है, बहुत ही पुअर ड्रेनेज है। तो मेन कारण इसका है पुअर ड्रेनेज। एंड व्हाई पुअर ड्रेनेज? बिकॉज ऑफ द सॉसर शेप्ड टोपोग्राफी ऑफ दिस रीजन। फिर हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब भी जनरली जो है हेवी रेनफॉल की वजह से ये सब होते हैं। तो दीज आर द मॉडरेटली अफेक्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर्स। फिर लास्ट होता है हमारा लीस्ट अफेक्टेड रीजन। ये लीस्ट अफेक्टेड रीजन्स जो होते हैं वो जनरली छोटा नागपुर प्लेट्यू का होता है, सेंट्रल इंडिया होता है, कॉन्टिनेंटल जो पेनिनसुलर रीजन होता है जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बीच में होता है, राइट। तो इन सब रीजन्स में जो है लीस्ट अफेक्टेड होते हैं। वो क्यों लीस्ट अफेक्टेड होते हैं? इसके 2 कारण हैं। एक तो कि ये रीजन्स में बहुत हेवी रेनफॉल नहीं होती है, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि जो भी रिवर्स इन रीजन्स में हैं वो एक रिफ्ट वैली से गुजर रही हैं। तो रिफ्ट वैली से गुजर रही हैं तो उनका एक फिक्स्ड डिफाइंड चैनल है, तो वो अपने उस चैनल को से ओवरफ्लो नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से ये रीजन्स में ज्यादा रेनफॉल, ज्यादा फ्लडिंग नहीं होता है। दैट इज द रीजन। तो वी कैन सी बाय दिस
इंडिया फ्लड जोन मैप आप देख सकते हो कि ये सारे रीजन्स जो है इंडिया में फ्लड के कारण है। ये सब रीजन्स देखो आप फ्री ऑफ फ्लड है, राइट, ये सब रीजन्स फ्री ऑफ फ्लड है। और ये जैसे ही गंगेटिक प्लेन स्टार्ट हो रहा है सारा फ्लड स्टार्ट हो जा रहा है। ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, यहाँ पे फ्लड सब हो जा रहा है स्टार्ट। ये सब रीजन्स में जो है फ्लड आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, तो मेनली जो है आते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से, राइट। तो जो हमने बात करी थी कावेरी डेल्टा, गोदावरी महानदी डेल्टा, तो ये सब रीजन्स जो है यहाँ पे आती हैं फ्लड। दे आर सीवियरली अफेक्टेड, राइट, दीज आर एक्सट्रीमली अफेक्टेड, ये वाला जो रीजन है, राइट, ये मॉडरेटली अफेक्टेड रीजन्स हैं, बाकी रीजन्स इंडिया का लिस्ट अफेक्टेड है। दिस इज द फ्लड जोन्स ऑफ मैप ऑफ इंडिया। तो ये हमारा फ्लड के बारे में हो गया। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड क्या होते हैं, क्या फ्लड के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो फ्लड के कॉन्सिक्वेंसेस को आप दो भागों में बांट सकते हो मेनली। एक तो कि आप इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस देख सकते हो फ्लड के, दूसरा आप इसका इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस देख सकते हो। इन्वायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक दो भाग में इसके कॉन्सिक्वेंसेस को बांट सकते हो। कौन कौन से, इन्वायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल में आप जो है सॉइल सैलिनाइजेशन को बोल सकते हो। फ्लडिंग की वजह से जो सॉइल सैलिनाइजेशन होती है ये एक कारण हो सकता है। सॉइल इरोजन को बोल सकते हो, सॉइल इरोज होती है। सबमर्जेंस ऑफ वेजिटेशन कई बार होता है, तो ये सारे इन्वायरमेंटल में आ जाएंगे, राइट। उसके बाद फिर आपको सोशियो इकोनॉमिक में क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक में लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइव स्टॉक, राइट। कई बार इसकी वजह से, फ्लड की वजह से पूरा क्रॉपलैंड खराब हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर खराब हो जाती है, फूड स्कार्सिटी हो जाती है। फूड स्कार्सिटी होने के साथ साथ लोगों में डिप्रेशन होने लगता है, लोगों में सोशल क्राइम बढ़ने लगती है। ये सारी चीज आप सोशियो इकोनॉमिक में लिख दोगे, राइट। तो ये इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि फ्लड मिटिगेशन मेजर्स, कैसे हम फ्लड्स को मिटिगेट करेंगे। तो फ्लड मिटिगेशन मेजर्स के जब भी आप बात करेंगे तो दो बात करेंगे। एक होगा आपका इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, और दूसरा होगा आपका स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की जब भी बात करते हैं तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलेंगे इसको हम, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, राइट। और इसको हम स्ट्रक्चरल या इंफ्रास्ट्रक्चरल। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले तो कि फ्लड प्रोन जोनेशन, ये एक जोन डिसाइड करो कि कौन कौन सा फ्लड प्रोन जोन है और उसके अकॉर्डिंग कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। तो मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू द वेरियस जोन्स, ये हो जाएगा। दूसरी बात है कि रिवर्स की जो डिस्चार्ज है, रिवर्स का जो डिस्चार्ज है वो हाइड्रोलॉजिकल इनपुट जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन के रूप में अवेलेबल होना चाहिए। तो देयर शुड बी द कलेक्शन ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर डिस्चार्ज, राइट। तो इस तरह के हाइड्रोलॉजिकल इनपुट की जरूरत है हमें, कलेक्शन की, राइट। तो ये सब आ जाएंगे आपके इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में। उसके बाद हमें जनरली मैनेजमेंट बोर्ड बनाने चाहिए हर एक रिवर्स के लिए, जैसे गंगा रिवर फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड है, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड है। तो ये सब बोर्ड्स जो हैं इनके पास लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, लैक ऑफ रिसोर्स है। तो ये जितने भी हमारे फ्लड कंट्रोल के लिए बोर्ड्स बनाए गए हैं इनको आपको इकोनॉमिकली और इनको इन टर्म्स ऑफ द ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये स्ट्रेंथन होंगे तो ये अच्छे से काम करेंगे। तो ये सब आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल मेजर्स में मेन हो जाएगा कि एम्बैंकमेंट बनाओ आप। एम्बैंकमेंट को आप जो है जियो टेक्सटाइल से इनको सिटिंग करो ताकि वो जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो इरोड ना हो पाए रिवर्स की वजह से। प्लस इसमें स्ट्रक्चरल में आप बोल सकते हो डिफॉरेस्टेशन अलोंग द रिवर्स, ये कर सकते हो आप स्ट्रक्चरल में, राइट। आर्टिफिशियल ड्रेनेज बनाओ ताकि जब रिवर ओवरफ्लो करे तो आर्टिफिशियल ड्रेनेज से वो पास कर जाए। रिक्लेमेशन ऑफ व्हाट, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को रिक्लेम करो। एफॉरेस्टेशन करो हिमालयन रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में। तो दिस ऑल विल कम अंडर द स्ट्रक्चरल, राइट। तो ये स्ट्रक्चरल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है। इस तरीके से अब बांट के फ्लड मिटिगेशन मेजर्स को भी आप बात कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग और डिटेल में एनडीएमसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बातें करेंगे, राइट। अब हमारा आ गया ड्रॉट। ड्रॉट इन इंडिया, ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डेफिसिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी या शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। एक एक्सटेंडेड पीरियड तक वाटर अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हो जाए ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन या एक्स्ट्रा रेट ऑफ इवेपोरेशन या
ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, किसी कारण से अगर डेफिसिट हो जाए, शॉर्टेज ऑफ हो जाए वाटर अवेलेबिलिटी की एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक, तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉट। तो ड्रॉट एक फ्लड की तरह सिंपल फेनोमेना नहीं है। ड्रॉट इज अ मोड ऑफ ए सोशियो इकोनॉमिक फेना रेदर देन मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना। एक्चुअली फ्लड को हम जनरली मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना बोल देते हैं, बट ड्रॉट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। It involves not only related to the rainfall, not only related to the evaporation, it is related to the socio-economic practices of the man also. ये डिसाइड करता है कि किस रीजन में ड्रॉट होगा। ऐसे कई सारे रीजन्स हैं जहां की रेनफॉल कम है, एरिडिटी है, लेकिन फिर भी वहां ड्रॉट नहीं आता है बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां रेनफॉल हाई है, फिर भी वहां पर ड्रॉट आता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना होता है। दिस is the phenomena which is the interplay of meteorological and man-made practices। तो ये जो है हमारा ड्रॉट होता है, राइट। अब ये किस किस फैक्टर्स पे ड्रॉट डिपेंड करता है ये देखना है। सबसे पहले तो आपका वही मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन। फिर आपका हो जाएगा ग्राउंड वाटर होगा, सॉइल मॉइस्चर कैसा है, स्टोरेज एंड सरफेस रन ऑफ कैसे हैं, इस बेसिस पे आपका डिसाइडेड होगा। तीसरा आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी डिसाइड करता है कि क्या ड्रॉट होगा कि क्या होगा। अब विदर्भ का एग्जांपल ले लो। विदर्भ इज अ सेमी एरिड रीजन, रेनफॉल वहां पे 50 सेंटीमीटर के करीब में है, लेकिन वहां पे आप क्रॉप्स कौन सा उगा रहे हो, तो आप क्रॉप शुगर केन उगा रहे हो। तो शुगर केन अगर आप किसी सेमी एरिड रीजन में उगा रहे हो तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग द वाटर। आप एक सेमी एरिड रीजन्स में आपको वो क्रॉप्स को उगाना चाहिए जो वाटर इंटेंसिव नहीं हो, ड्राईलैंड क्रॉप्स को उगाना चाहिए। लेकिन फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से विदर्भ रीजन इज व्हाट, फीलिंग द ड्रॉट लाइक कंडीशंस, दे आर एक्सपीरियंसिंग द ड्रॉट लाइक कंडीशंस। फिर हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होता है, इकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, इन सब रीजन से भी हमारा मेजरली ड्रॉट जो है डिसाइड होता है, फैक्टर्स होता है जिसकी वजह से ड्रॉट होता है। अब टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स, ड्रॉट्स के कितने टाइप होते हैं? जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स। 4 तरह के ड्रॉट्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट्स, एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स और इकोलॉजिकल ड्रॉट्स। ये 4 तरह के ड्रॉट्स होते हैं जो कि मेजरली जो है हम समझते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब होगा? जब एनुअल एवरेज के 90% से भी कम रेनफॉल होगा तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। रेनफॉल लेस देन 90% ऑफ द एनुअल एवरेज, ये जो है एक तरह का नेचुरल फिनोमेना होता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है जो कि रेनफॉल डिपेंडेंट होता है, तो हम इसको ड्रॉट बोलेंगे। एग्रीकल्चरल ड्रॉट कब बोलेंगे? एग्रीकल्चरल ड्रॉट तब बोलेंगे जब सॉइल मॉइस्चर इतना कम हो गया है कि वो क्रॉप या वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोलेंगे। देयर इज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर द क्रॉप्स टू बी ग्रोन, अगर उससे कम हो जाए सॉइल मॉइस्चर तो क्रॉप्स आप ग्रो नहीं कर सकते हो। फिर आपको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट तब बोलते हैं जब जितने भी हाइड्रोलॉजिकल चैनल्स हैं, चाहे वो लेक्स हो गए, रिवर्स हो गया, इनमें रिवर का जो फ्लो है वो इतना कम हो गया कि बाय रेन अब रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। जैसे होता जनरली क्या है कि गर्मियों के दिन में रिवर की फ्लो कम हो जाती है, लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है तो रिवर जो है रिप्लेनिश हो जाता है। बट इन सर्टेन कंडीशंस इफ द फ्लो ऑफ रिवर बिकम्स टू लो टू बी रिप्लेनिश्ड बाय द रेनी सीजन, बाय द रेन, तो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एरिडिटी होगी तो इसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो जाता है। फिर आएगा आपको इकोलॉजिकल ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? जब इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होने लगे वाटर स्कार्सिटी की वजह से, तो इसको बोलोगे आप इकोलॉजिकल ड्रॉट। यानी कि आप देखोगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो सूख रहे हैं, जंगल सूख रहा है, तो दिस इज इकोलॉजिकल ड्रॉट, जब प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम फेल कर जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स हो जाते हैं, राइट। अब इंडिया में ड्रॉट प्रोन रीजन्स कौन कौन से हैं? इंडिया में ड्रॉट प्रोन रीजन्स को आप बांट सकते हो एक्सट्रीमली अफेक्टेड, सीवियरली अफेक्टेड और मॉडरेटली अफेक्टेड। ये 3 भागों में हम जनरली बांटते हैं, और जो इन सब में नहीं आते हैं वो लिस्ट अफेक्टेड में आ जाते हैं। तो 3 रीजन्स कौन कौन से होंगे? एक्सट्रीमली अफेक्टेड में आपको सबसे पहले तो रेगिस्तान वाला रीजन होगा, वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन होगा, कच्छ रीजन सब गुजरात होगा, या ट्रांस हिमालयन रीजन होगा। ये क्यों एक्सट्रीमली अफेक्टेड होते हैं? बिकॉज ऑफ एरिड कंडीशंस, मेटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। एरिड कंडीशंस, यहाँ की जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से लो है, तो ऑफ कोर्स ये तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट वाला कंडीशन हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द ड्रॉट का एक्सट्रीमली अफेक्टेड रीजन्स है। दूसरा होता है सीवियरली अफेक्टेड एरिया। सीवियरली अफेक्टेड एरियाज वो होते हैं
जो पार्ट्स ऑफ राजस्थान के ही होते हैं, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान के पार्ट्स नहीं है, ये ईस्टर्न राजस्थान हो जाएगा, अरावली के ईस्ट साइड वाला, या मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश का जो रीजन हो जाएगा, बुंदेलखंड वाला रीजन, उस रीजन हो जाएगा। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा, आपका विदर्भ वाला रीजन हो जाएगा। फिर आपका इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना हो जाएगा एंड कर्नाटका प्लेट्यू हो जाएगा। ये कौन सा रीजन है? रेन सैडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट हो गया। फिर आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंटीरियर तमिलनाडु एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ झारखंड। तो ये सारी चीजें जो होते हैं वो रेन डेफिसिट रीजन हो जाते हैं। कहीं कहीं पे आपको रेन सैडो इफेक्ट हो जाता है, कहीं कहीं पे आपको जो है वो कंडीशंस जो है वो ऐसा रेनफॉल जैसा नहीं होता, जैसे बुंदेलखंड हो गया, राइट, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेजिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे जो है सिवियरली अफेक्टेड हो जाता है। मॉडरेटली अफेक्टेड कौन सा होगा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान मॉडरेटली अफेक्टेड होता है, राइट। सदर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, इसको मॉडरेटली क्यों बोलते हैं कि इस रीजन में रेनफॉल जो है ज्यादा होता है कंपेरिजन टू इस रीजन। इस रीजन का जो राजस्थान होता है इसका रेनफॉल ज्यादा होता है कंपेरिजन टू इस रीजन। तो राजस्थान को ही आप तीन भाग में बांट दिए, एक्सट्रीमली अफेक्टेड, सीवियरली अफेक्टेड और मॉडरेटली अफेक्टेड। वेस्टर्न राजस्थान एक्सट्रीमली अफेक्टेड, ईस्टर्न राजस्थान सीवियरली अफेक्टेड, नॉर्दर्न राजस्थान मॉडरेटली अफेक्टेड। तो नॉर्दर्न राजस्थान मॉडरेटली अफेक्टेड इसलिए भी होता है क्योंकि वहां पे सो मेनी कैनाल्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, इसलिए यहाँ पे ये होता है। सब कैनाल्स जो पंजाब से जा रहा है देखो उसी रीजन में आपको मिलेगा, इसलिए वो रीजन जो है ग्रीन बेल्ट भी कहलाता है। वो रीजन जो है वो पंजाब हरियाणा का जो ग्रीन रिवोल्यूशन बेल्ट है उसका भी पार्ट हो जाता है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें। तो ये हो गई आपका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात या महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोंकण, ये सब रीजन हो जाते हैं आपके मॉडरेटली अफेक्टेड। तो दीज आर द ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया। पिक्चर्स में आप देख सकते हो जोन 1 जो है डार्क कलर वाला है, ये पूरा वेस्टर्न राजस्थान है, कच्छ पेनिनसुला है, ये सब आपके आ जाएंगे एक्सट्रीमली आपको अफेक्टेड में, एक्सट्रीमली प्रोन में। फिर जो थोड़ी सी लाइट कलर की होगी वो सीवियर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सीवियर होगा, इस साइड वाला सीवियर हो गया, पूरा एमपी का रीजन हो गया, ये जो है गया आपका तेलंगाना वाला रीजन हो गया, ये सारे सीवियर में आ जाएंगे। फिर मॉडरेट में आ जाते हैं आपको, ये सब रीजन सारे मॉडरेट्स में आ जाएंगे, राइट। यू कैन सी वट एवर वी डिस्कस्ड, और बाकी का रीजन जो है वो क्या होगा? ड्रॉट फ्री एरिया होगा। क्लियर है? व्हाइट वाला रीजन। फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट्स को देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ड्रॉट्स के। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट्स को भी आप दो भाग में बांट सकते हो, या तो आप इसको इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चरल बांट दो, या तो आप इन्वायरमेंटल या एग्रीकल्चरल बांट दो, और या फिर आप इसको क्या बांट सकते हो, सॉरी, इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक बांट दो कि इन्वायरमेंटल क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हैं और सोशियो इकोनॉमिक क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, या तो इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बांट दो। दोनों ही तरह से आप बांट सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट्स को। अगर हम इसको इन्वायरमेंटल बांटते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें ड्राइनेस की वजह से क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, ड्राइनेस की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है? यहां पे लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल ड्रॉट, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ लाइव स्टॉक हो जाएगा एंड एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनिमल बायोडाइवर्सिटी, जो डिपेंडेंट होते हैं, ये सब हो जाएंगे। तो ये सब इन्वायरमेंटल हो जाएगा। रिवर्स जो है ड्राई हो जाएंगे, राइट, वेटलैंड्स जो है ड्राई हो जाएंगे, तो ये सब इन्वायरमेंटल में हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा? इमीडिएट इफेक्ट में क्या होगा? फेमाइन आ जाएगा, फूड स्कार्सिटी हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा इसकी वजह से, माइग्रेशन हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा लोगों का एक जगह से दूसरे जगह, ये सारे आपके हो जाएंगे किसमें? सोशियो इकोनॉमिक में, राइट। लॉन्ग टर्म देखोगे तो विलेजेस से लोग जो है परमानेंटली टाउन्स की तरफ माइग्रेट होने लगेंगे, सोशल क्राइम बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, राइट। तो ये सारे चीजें आप हो जाएंगे सोशियो इकोनॉमिक में। तो सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल दो भाग में बांट सकते हो, या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप बांट सकते हो। अब ड्रॉट मिटिगेशन मेजर्स क्या आप लेते हो? ड्रॉट मिटिगेशन मेजर्स, तो ड्रॉट मिटिगेशन मेजर्स जैसे आपने फ्लड मिटिगेशन मेजर्स में देखा, उसी तरह से आप ड्रॉट मिटिगेशन मेजर्स में भी आप देख सकते हैं। ड्रॉट मिटिगेशन मेजर्स में भी हम जो है मेट्रोलॉजिकल, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव भाग में भी बांट सकते हो, इसको आप जो है और कैसे कैसे कंडीशंस में बांट सकते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉट प्रोन जोनेशन करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तैयार करना इसके लिए है। उसके बाद
मैपिंग ऑफ एक्वीफर्स, जितने भी एक्वीफर्स हैं पूरे ग्राउंड वाटर को लेके, उसको मैपिंग करना और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना, ये हो जाता है। यहां भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा को, फ्लो को मेजर करना और उसके अकॉर्डिंग जो है एडवांस में प्लान बनाना, ये हो सकता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल में आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल में क्या आ जाएंगे? स्ट्रक्चरल में होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा, ये एक आप मेजर्स ले सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो आप वाटर से डेवलपमेंट कर सकते हो, फार्म पॉन्ड्स बना के, ये सब करके इसमें आप कर सकते हो, इसमें स्ट्रक्चरल में, राइट। तो ये सब आता है स्ट्रक्चरल में आ जाएंगे। आप जो है एफॉरेस्टेशन करोगे, तो एफॉरेस्टेशन करने से आपको क्या होता है, रेनफॉल जो है वो इंपैक्टेड होता है। उसके बाद आप क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करोगे, क्रॉपिंग पैटर्न जो है चेंज करोगे तो उसकी वजह से जो है आपका ड्रॉप कंडीशन होगा, उससे आप ये कर सकते हो। प्लस आप जो है रिलीफ मेजर्स के लिए, जो इमीडिएट रिलीफ मेजर्स के लिए है, उसके लिए आप जो है अगर रिसोर्स को स्टोर कर रहे हो तो वो भी इंपॉर्टेंट ये होता है, मेजर होता है फॉर द शॉर्ट टर्म। तो इस तरीके से जो है सारे स्ट्रक्चरल और आप इंस्टीट्यूशनल मेजर्स यहां भी आप दे सकते हो, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन जनरेट द पॉइंट्स थ्रू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। बाकी हम लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में एक बार डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में, एनडीए में गाइडलाइंस क्या है, कैसे है, कैसे सारी चीजें। तो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रॉट। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स। Most of the disasters, natural disasters, have been covered in the lecture, right? Geographical perspective से हमने cover कर लिया है। एक पर्सपेक्टिव से हम जो देखेंगे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोग्राफी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी, फिजियोग्राफी, वी हैव कवर्ड दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स, राइट। So that is all about the today's lecture.